हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमल लूथरा एंड वेलकम टू सी रमल लूथरा क्लासेस। आज है सेबी ग्रेड एंड मेंस के एग्जाम को टारगेट करते हुए जो रमल लूथरा क्लासेस ने न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट किया है उसका लेक्चर नंबर 2, जिसमें कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया जाएगा। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के न्यूमेरिकल्स अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेक्चर नंबर 1 में कवर हो चुके हैं। आज है लेक्चर नंबर 2, जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। आपको इस न्यूमेरिकल सीरीज के अंदर टोटल 8 लेक्चर्स मिलेंगे। 4 सब्जेक्ट के ऊपर 2-2 लेक्चर्स ईच आएंगे। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, कॉस्टिंग एंड फाइनेंस। आज कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी को खत्म करते हैं और अगला लेक्चर आपके पास इकोनॉमिक्स का आएगा। ऑल्टरनेट डेज पे लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड कर दिए जाएंगे। चलो जी पढ़ते हैं। पहला हमारे पास पोर्शन दिख रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, जिसको आईबीपीएस प्यार करता है। हर बार इससे क्वेश्चन आता ही आता है। पढ़ते हैं। एट इनिशियल स्टेज ऑफ पैंडेमिक, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ इन्वेंट्री के अंदर मोटी मोटी बात यही है कि पहली बात आप इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या क्या लेके जाओगे और फिर बैलेंस शीट डेट पर उसको वैल्यू कैसे करोगे, कितनी वैल्यू रहेगी उस स्टॉक की जो आपने खरीदा था। पढ़ते हैं। एट द इनिशियल स्टेज ऑफ पैंडेमिक, पैंडेमिक स्टार्ट हुआ, उसका इनिशियल स्टेज है। यू बॉट बिग कंसाइनमेंट ऑफ सर्जिकल मास्क फ्रॉम चाइना, आप चाइना से मास्क लेकर आ गए भर भर के। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, आप अपनी बुक्स में कितने पे रिकॉर्ड करोगे उस स्टॉक को। परचेज प्राइस आपने कितना दिया, 50,000 मास्क के लिए आपने 5 लाख रुपीज दिए। इनिशियल स्टेज था ना भाई, दे दिए पैसे आपने। इंपोर्ट ड्यूटी दी आपने 15%, जितने भी वैल्यू का आपने सामान इंपोर्ट किया उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी दी होगी। ठीक है जी। आप अपने दुकान तक, अपनी फैक्ट्री तक लेकर आए मास्क को, 25,000 उसके दे दिए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ कॉस्ट है आपकी, आगे जाके जब आप बेचोगे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करोगे ना, अलग अलग जगह बंटवाओगे, तो उसके 50,000 रुपीज। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है आपके ऑफिस का 20,000, आप एसी चला कर रखते हो, बंद नहीं करते। सेलिंग कमीशन पर मास्क आपको देना पड़ता है। जो भी आप शॉपकीपर को देते हो मास्क, वो बेचता है आपसे, वो 1 रुपी चार्ज करता है। ओए होए। अब बोल क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस्ट निकालो अपनी बुक्स में। कुछ सेल्स की बात करने लगी, मतलब सारे के सारे मास्क अभी पड़े हैं, इसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, मास्क की कॉस्ट क्या होनी चाहिए। चलो जी हम बात करते हैं फर्स्ट। परचेज प्राइस तो कॉस्ट में आएगा ही आएगा, तो मैंने पहले लिख दिया परचेज प्राइस। परचेज प्राइस है 5 लाख रुपीज, तो भाई मेरी कॉस्ट में आएंगे आएंगे। इम्पोर्ट ड्यूटी कॉस्ट का पार्ट है। गवर्नमेंट मेरे को कभी भी इम्पोर्ट ड्यूटी वापस नहीं करती, कोई रिबेट नहीं देती। अगर कुछ लिखा होता कि इस ड्यूटी की रिबेट गवर्नमेंट दे देगी, ये नेसेसरी आइटम है, चाहिए क्या कहते हैं पब्लिक को, अगर वापस कर देगी तो हम इसको कॉस्ट में नहीं लेके जाते। बट इस केस में ऐसा कुछ दे नहीं रखा कि इम्पोर्ट ड्यूटी वापस कर देंगे, रिबेट दे देंगे, कुछ भी कर देंगे, तो इसीलिए इसको अभी कॉस्ट में लेके जाएंगे। 15% 5 लाख का 75,000। और आपका कैरेज, जो भी आपके कॉस्ट लगते हैं, आपकी शॉप या प्लेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट जहां पे भी आप काम कर रहे हो वहां तक स्टॉक को लेके आने में, वो सारी की सारी कॉस्ट, सारे के सारे एक्सपेंसेस को आप स्टॉक की वैल्यू में लेके जाते हो, कॉस्ट में लेके जाते हो। ठीक है जी। जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जिसको हम कैरेज इनवर्ड्स बोलते हैं, आपका स्टॉक प्लेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट तक आने का। एक कैरेज आउटवर्ड होता है, जब आप बेचने पे खर्चा करते हो, उसको आप स्टॉक में, कॉस्ट में नहीं लेके जाते स्टॉक की। ठीक है जी। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इनवर्ड वाले, ये कितना दे रखा है, 25,000। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, बेचने की कॉस्ट। अगर आपको बेचना है मास्क, उस पर कुछ कॉस्ट को आप इनकर कर रहे हो, तो क्या वो आपकी स्टॉक की कॉस्ट में जाना चाहिए? नहीं, वो बेचने का खर्चा है। तो स्टॉक की कॉस्ट, स्टॉक की वैल्यू में सेलिंग का खर्चा नहीं आएगा, काटा मारो इसको। आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, जो आप एसी चला रहे हो भर भर के, उसके जो आपके चार्जेस आ रहे हैं, उसको आप स्टॉक की कॉस्ट में आप इवेंचुअली कवर करोगे जब आप बेचोगे। आप सारे के सारे एक्सपेंसेस को ध्यान रख के महंगे में बेचोगे। बट यहाँ पर इन्वेंट्री की कॉस्ट, उसकी वैल्यूएशन के ऊपर बात चल रही है, तो कॉस्ट के अंदर ये भी नहीं आता कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को आप कॉस्ट में, स्टॉक की कॉस्ट में चार्ज कर दो। सेलिंग कमीशन पर मास्क, सेलिंग कमीशन एक सेल्स का फंक्शन है, कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। इनिशियल कॉस्ट पे जो हम रिकॉर्ड करेंगे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यही बात निकल कर है भाई। 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज आपके इस पूरे कंसाइनमेंट की कॉस्ट पड़ी। पर मास्क देखे, मास्क कितने, 50,000, तो 12 रुपीज पर मास्क, सर्जिकल मास्क आपको पड़ा। ठीक है जी, बात समझ आती है। यही हमारा कॉस्ट है, आंसर निकला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ओहो, at the initial stage of pandemic, वही क्वेश्चन रिपीट, you bought a big consignment of surgical mask from China, purchase price सेम दे रखी है, import duty सेम दे रखी है, carriage inward भी सेम दे रखा है, distribution cost दे रखी है, electricity expense भी दे रखा है, सेम क्वेश्चन, बट नीचे एक कंडीशन है, on 31st March 21 21 31st March 21 को गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दी कि आप मास्क को 10 रुपीज से ज्यादा पे नहीं बेच सकते, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस 10 हो सकता है। ओ हो, अब कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ऊपर से क्वेश्चन में क्या फर्क आया, ऊपर पूछा गया था कि एक इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या है, कितने का आपको पड़ा इन्वेंट्री, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी रह गई। यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की बात चल रही है, कॉस्ट की बात नहीं कर रही। अब वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आप कैसे डिटरमाइन करते हो, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होता है, वैल्यू क्या होता है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, जो इन दोनों में से कम होगा वो हमारा वैल्यू ऑफ स्टॉक है। यही मेन पॉइंट है पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, इजी पॉइंट। अब मुद्दे की बात यह है, कॉस्ट तो मैं निकाल कर आ गया था, मुझे पता है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री थी, ऊपर के क्वेश्चन से रेफर करके 6 लाख रुपीस या फिर 12 रुपए 12 रुपीज पर मार्क्स, मेरी कॉस्ट ही मैं निकाल कर आ गया था, कॉस्ट ये है। अब नेट रिलाइजेबल वैल्यू की बात करते हैं, एनआरवी क्या होनी चाहिए, एनआरवी ऑफ मास्क, नेट रिलाइजेबल वैल्यू, इस मास्क से मैं कितना रियलाइज करूंगा। गवर्नमेंट कह रही है जो नेट रिलाइजेबल वैल्यू की बात स्टार्ट होती है, कितने का बिक जाएगा ये मास्क, कितने का ये बिक जाएगा मास्क, मेरा ये मास्क बिकेगा 10 रुपीज का, 10 रुपीज का, मेरे पास 50,000 मास्क है, तो मेरी नेट रिलाइजेबल वैल्यू 5 लाख रुपीज होगी, 5 लाख रुपीज होगी। नहीं, बात एक और है, आपको इसको बेचने के लिए सेलिंग का कमीशन भी देना पड़ेगा 1 रुपीज का। तो इससे नेट में आपको रियलाइज कितना होगा, नेट में आपको रियलाइज होगा सेलिंग प्राइस 10 लेस 1 रुपीज का कमीशन, 9 रुपीज आप रियलाइज कर पाओगे इन 50,000 मास्क पे। तो आपका नेट रियलाइजेबल वैल्यू इस स्टॉक का है 4,50,000, या फिर पर मास्क के रिस्पेक्ट में निकाले तो ये 9 रुपी पर मास्क की आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। नेट रियलाइज मतलब आप इतना रियलाइज कर पाओगे स्टॉक से। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है आप इसको अपनी बुक्स के अंदर 6 लाख का मत दिखाओ, 6 लाख का मत दिखाओ, क्योंकि अब इतना मिलने नहीं वाला, गवर्नमेंट ने सब कुछ पैसा फिक्स कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब आप इस स्टॉक से सिर्फ 4.5 लाख रुपीज ही रियलाइज कर पाओगे, आगे जाके 10 रुपीज का आप मास्क को बेचोगे, मार्केट के अंदर 10 रुपीज का बिकेगा, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, 1 रुपी आपको कमीशन देना है, तो नेट में आपके पास 9 रुपये आए, 9 रुपीज है, 9 रुपीज 50,000 मास्क पे आपको 4.5 लाख रुपीज रियलाइज करेंगे, अपनी बुक्स में इतने का ही दिखाओ। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि आप अपनी बुक्स में मतलब कंजर्वेटिव होकर चलो, अगर आपको पता है आपकी स्टॉक की वैल्यू कम हो गई है तो उसको कम पे दिखाओ। यही यही ये मास्क की शॉर्टेज होती है मार्केट के अंदर, और 20 रुपीज का मास्क बिक रहा होता, मास्क 20 रुपीज का बिक रहा है, और गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि आपको इतने का बेचना है, कुछ मिनिमम प्राइस मैक्सिमम प्राइस फिक्स नहीं किया, जितने मर्जी का बेचो, और मार्केट में शॉर्टेज है 20-20 रुपए के, ब्लैक मार्केट में 20 रुपए का एक मास्क बिक रहा है। तो उस केस के अंदर भी आप अपनी बुक्स के अंदर जो वैल्यू करोगे स्टॉक को, वो करोगे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। उस केस में आप इस स्टॉक को कॉस्ट पे दिखाओगे 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज पे ही दिखाओगे, चाहे मार्केट में आपको पता है इसके ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं, बट ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है आप कॉस्ट पे दिखाओ, जब मिल जाएंगे पैसे तब प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना। बट ऊपर वाले केस के अंदर जहाँ पे नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम हो गई, पैसे कम हो गए, तो कह रहा है लॉस को इमीडिएटली बुक करो। सर हमने लॉस कहाँ बुक किया, लॉस बुक किया आपने 6 लाख का, पहले आप अपनी बुक्स में स्टॉक को लिख रहे थे, उसको बोल दिया कि आप स्टॉक की वैल्यू को 4.5 लाख कर दो, तो मोटा मोटा 1.5 लाख रुपीज उड़ गए ना, लॉस लिख दिया ना अपने बुक्स के अंदर। ठीक है जी, बात समझ में आती है। इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करें, जो भी आप, मैं टी शेप में अकाउंट्स बना रहा हूँ, टी शेप में अगर आप अकाउंट्स बनाते हो तो आपका ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर आता है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आता है। अब क्लोजिंग स्टॉक पहले आप 6 लाख का लिख रहे थे, ये क्रेडिट साइड है ना, 6 लाख का लिख रहे थे, अगर आपने इसको काट के 4.5 लाख कर दिया तो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड कम हो जाएगी, तो इतनी जो भी हमारा प्रॉफिट निकल कर आएगा वो कम आएगा।
प्रॉफिट जो आएगा वो कम आएगा क्योंकि बैलेंसिंग फिगर निकल कर आता है। हमारी क्रेडिट साइड कम हो गई तो हमारा जो भी बैलेंसिंग प्रॉफिट होगा वो कम आ जाएगा। जितनी स्टॉक की वैल्यू बढ़ती रहेगी उतना प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। जितनी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जीरो, अगर मान लो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जीरो जाती, गवर्नमेंट मास्क को उठा के ले जाती, गवर्नमेंट कहती है आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, हम इस पर जब्त कर रहे हैं, हम लोगों को फ्री में बांटेंगे, और ये पूरे के पूरे स्टॉक को ले जाती। लेके गई थी ना बड़े सारे जो ऑक्सीजन की मशीन जिन्होंने मंगवा रखी थी, ऑक्सीमीटर, पता नहीं ऑक्सीमीटर था और एक और बड़ी सारी चीजें थी जो ऑक्सीजन बनाती थी पैंडेमिक के टाइम पे, गवर्नमेंट सीज करके ले जाए, तो उस केस में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जीरो हो जाती है यहाँ पे, और आपके प्रॉफिट्स उतने से ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाते हैं। लॉजिक समझ में आता है? सारी लॉजिकल बात चल रही है। बढ़िया जी, बढ़िया जी, बढ़िया क्वेश्चन कराओ सर, ये इजी क्वेश्चन नहीं करने में। द बिगिनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री एंड परचेजेस मेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जैन। दे रखा है क्या क्या बैलेंसेस है भाई। जैन 1 तारीख, जैन फर्स्ट को आपके पास इन्वेंट्री है 1000 यूनिट्स जो आपने 150 रुपीज पे परचेज कर रखे हैं, इजी बात। फिर आपने 7 जैन को एक ऑर्डर दिया, परचेज करी, 2000 यूनिट्स परचेज किए 140 पे, परफेक्ट। फिर आपने जैन 25 को फिर से परचेज किया, ओहो, आपने जैन 25 को कम यूनिट परचेज किया तो आपको थोड़े से महंगे पड़े, ठीक है। कंपनी सोल्ड 2700 यूनिट्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जैन, जो भी आपके पास यूनिट्स है उसमें से 2700 बिक गए, सेल हो गई। अब बोल रहा है कि आपके पास जो भी इन्वेंट्री बची उसकी वैल्यू बताओ, इन्वेंट्री बची उसकी वैल्यू बताओ। अब इसमें तो बड़े सारे रेट आ रहे हैं, कौन सा रेट लेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को यूज करो। इसका मतलब क्या है, जो आपने पहले इन्वेंट्री खरीदी आप उसको अज्यूम करो आपने पहले उसी को बेचा है, जो इन्वेंट्री पहले की पड़ी हुई है आप उसी को पहले बेच रहे हो, ठीक है जी। तो हमारे पास टोटल इन्वेंट्री देखिए कितनी है। फीफो के केस के अंदर बात करते हैं, फीफो हमारे पास 3500 टोटल यूनिट्स है, अलग अलग रेट पे। उसमें से 2700 अगर मैंने बेचे होंगे तो इसमें से 1000 मैंने इसके बेच दिए होंगे, और 2000 में से 1700 को मैंने बेच दिया होगा, 1700 को मैंने बेच दिया होगा। इसमें से जो बचे होंगे इसके 300 यूनिट्स बचे होंगे, 300 यूनिट्स बचे होंगे जिनकी कॉस्ट 140 है, और मेरे 500 यूनिट्स बचे होंगे जिनकी कॉस्ट 225 है। तो ये अपना निकल कर आएगा, ये अपना निकल कर आएगा 42,000 अराउंड ये आ गया, और ये मेरा निकल कर आएगा 112500। तो फीफो मेथड बोलता है कि आप इसको इतने पे ही, आप इसको इतने पे ही रिकॉर्ड करो। फीफो मेथड कह रहा है भाई बात सही है कि आपको जितनी भी कॉस्ट पड़ी जो आपके पास बचे, फर्स्ट जो आया आपने पहले उसको बेचा, जो बैलेंस बचा वही आपकी कॉस्ट है, वही आपकी स्टॉक की वैल्यू है। तो ये कॉस्ट निकल कर आया यहाँ पर एनआरवी, सेलिंग प्राइस, क्योंकि बात ही नहीं चल रही, हमने कहा भी कॉस्ट इतनी है 154 500, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ये यूज नहीं होता, बट ठीक है कहीं पे दे रखा है तो हम इसको पढ़ रहे हैं। आपका प्रोहिबिट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लास्ट इन फर्स्ट आउट नहीं करना। इसमें क्या कह रहा है, जो लास्ट में आपने लेटेस्ट में आपने परचेज किया पहले आप उसको बेचते हो, और ओपनिंग वाला पड़ा रहता है, पड़ा उसको रखते हो, आप संभाल के रखते हो, ठीक है जी। ये मेथड ऐसा बोलता है। लीफो के केस के अंदर पढ़ते हैं भाई क्या मतलब है। लीफो के केस के अंदर अगर 2700 यूनिट्स मैंने बेच दिए, मेरे पास 3500 यूनिट्स है, तो इसमें मैंने लेटेस्ट ये 500 वाले बेच दिए होंगे, 2000 के 2000 बेच दिए होंगे, और 1000 में से कितने बेच दिए होंगे मैंने, 1000 में से 200 और बेच दिए होंगे, 800 यूनिट्स मेरे पास बचे होंगे जिसकी कॉस्ट होगी 150, ठीक है। इजी, इजी। 800 यूनिट्स स्टार्टिंग के बचे हुए हैं, 800 यूनिट्स मेरे स्टार्टिंग के बचे हुए हैं, 800 यूनिट्स मेरे स्टार्टिंग के ही बचे हुए हैं। तो इसकी कॉस्ट मेरी निकल कर आएगी 80,000, 1,20,000 हो जाएगी, 1,20,000 नहीं हो जाएगी, 80,000 100 100 80,000, इतने 1,20,000 आएगी क्या है, इतनी आएगी, इतनी आएगी, इतनी आएगी। एक मिनट, 8 टू 16 96,000 आएगी ना, 8 टू 16 96,000 निकल कर आ जाएगी मेरी कॉस्ट लीफो के केस के अंदर। इजी, लीफो वाली बात जो हमारी कंप्लीट होती है। अब हमारी बात आती है एवरेज। अब ये आपका मेथड बोलता है कि आप पूरे पूरे जो आपने स्टॉक लिया उसको एवरेज करो, एक रेट निकालो, और जितने भी यूनिट्स में आपका स्टॉक बचा उसको एवरेज कॉस्ट से इंटू कर दो। एवरेज कर लेते हैं पहले भाई, एवरेज कर लेते हैं, एवरेज कर लेते हैं। तो ये 1.5 लाख हो गए किसके, फर्स्ट वाले यूनिट्स के, सेकंड वाले यूनिट्स के हो गए आपके 280, 2,80,000, और आपके जो लास्ट वाली यूनिट है उसके हो जाएंगे कितने, 1,12,500।
इसको हम एवरेज करेंगे। एवरेज करेंगे कितने यूनिट से? 3500 यूनिट्स। तो ये आपका एवरेज निकल कर आएगा 155। मैंने पहले से ही निकाल कर रख लिया, ठीक है जी, 155 निकल कर आएगा। तो आपके कितने यूनिट्स बचे हैं? 800 यूनिट्स। उसकी वैल्यू कितनी होगी? 155। और इसका हमारा स्टॉक की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 124, 1,24,000, 1,24,000। इजी पॉइंट, इजी पॉइंट, इजी पॉइंट। अच्छा 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 अच्छा, मेरी बात सुनो। लीफो वाले पॉइंट के अंदर हमने गलती कर दी। प्राइस 150, 120 किसने लिखवाया मेरे को? 800 इंटू 150, ये निकल कर आएगा 1,20,000, 1,20,000, 80 80, 1,20,000, 1,20,000। परफेक्ट। बात हमें समझ में आती है। तो फीफो के केस के अंदर मेरे स्टॉक की वैल्यू आ रही है वो 154 आ रही है, 154,500। लीफो के केस के अंदर मेरे स्टॉक की वैल्यू आ रही है 1,20,000। और मेरा एवरेज मेथड, एवरेज कॉस्ट मेथड के केस में मेरी जो स्टॉक की वैल्यू निकल कर आ रही है वो आ रही है 124, 1,24,000। अब थोड़ा सा कुछ अजीब बात, थोड़ी सी लॉजिकल बात, कुछ अलग बात करते हैं। अगर आप फीफो मेथड को यूज कर रहे हो और आपके स्टॉक की वैल्यू बढ़ती जा रही है, आपके स्टॉक की वैल्यू बढ़ती जा रही है, मतलब आपको बार बार जो परचेजेस कर रहे हो वो महंगे होते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रही है, आप जो भी परचेजेस कर रहे हो वो महंगे होते जा रहे हैं। तो किस पर्टिकुलर मेथड के अंदर जो आपकी स्टॉक की वैल्यू है वो ज्यादा आएगी? वो आपकी ज्यादा आएगी हमेशा फीफो के केस के अंदर, क्योंकि आप फीफो के केस के अंदर पहले वाले मटेरियल को बेचते हो। जो आप बाद में मटेरियल परचेज कर रहे हो, जो थोड़े से महंगे होने वाले, इन्फ्लेशन ज्यादा चल रही है, उसकी वैल्यू आपकी क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगी। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फीफो वाले केस के अंदर हमेशा ज्यादा आएगी इन्फ्लेशन के केस के अंदर, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो हमने लेटेस्ट में परचेज किया वो भी हमने रखा हुआ अपने पास, उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, तो इसलिए उसकी वैल्यू भी ज्यादा आएगी। कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर के फॉर्मूले को अप्लाई करके। लॉजिक समझ में आता है? ठीक है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। ओके जी, ओके जी, ठीक है। द कॉस्ट, नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड इन्वेंट्री वैल्यू ऑफ टू आइटम्स ऑफ अ कंपनी। अब एक कंपनी क्या सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को बेचती है? बड़े सारे प्रोडक्ट को बेचती है ना। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में वो आपको बताना चाहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बताना चाहता है कि आपको आइटम वाइज इस लॉजिक को अप्लाई करना है। कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर, वैल्यूएशन आपको आइटम वाइज करनी है, पूरा क्यूमुलेटिव स्टॉक वाइज नहीं, आइटम वाइज। ठीक। इस आइटम आइटम वन की कॉस्ट है 50,000 और इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 45,000। तो इसको आप वैल्यू करेंगे 45,000, इजी। कॉस्ट और एनआरबी सीधे दे दिया क्वेश्चन में। आइटम नंबर 2 जिसकी कॉस्ट है 20,000 और नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 24,000, इसको आप वैल्यू करोगे कितने पे? 20,000। तो आपके स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी 65,000, ना कि 70,000, ना कि 69,000, 65,000। लॉजिक समझ में आता है? हम आइटम वाइज एक पर्टिकुलर स्टॉक को वैल्यू करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंग। ठीक। ए फार्मा लिमिटेड इंपोर्टेड 10,000 kg ऑफ सर्टेन ड्रग्स एट 50 पर केजी। भाई ड्रग्स आ गए मार्केट से, क्या कहते हैं, कहीं से इंपोर्ट कर लिया हमने 10,000 kg और हमने दिए 50 रुपीज पर केजी एंड 10% इंपोर्ट ड्यूटी। फ्रेट इंकर्ड अमाउंटेड टू रुपीज 20,000, 20,000 रुपीज हमने फ्रेट दिया ऑब्वियसली लाने के लिए अपनी फैक्ट्री में। नॉर्मल ट्रांजिट लॉस, ओए होए होए, लॉस की बात आ गई यहाँ पे। तो कह रहा है कि बीच में माल खराब हो गया, आपका कुछ लॉस हो गया, आपके जो भी आपका ड्रग आया था थोड़ा थोड़ा बिखर गया। द कंपनी एक्चुअली रिसीव्ड 9,000 kg। नॉर्मल ट्रांजिट का लॉस करते 5% होगा, बट कंपनी के पास जब पहुंचा उन्होंने चेक किया धर्म कांटे पे लगा के, तो 9,000 kg ही माल था, उसके अंदर मटेरियल था, और उसमें से 1,000 kg को 8,000 kg को कंज्यूम कर लिया, अपने प्रोडक्शन में लगा दिया। कंप्यूट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब पूछा जा रहा है जो आपके पास क्या कहते हैं ये वाला ड्रग पड़ा हुआ है उसकी कॉस्ट क्या है? पहले हम पूरे कंसाइनमेंट की कॉस्ट निकालते हैं। कंसाइनमेंट की कॉस्ट हमें कितनी पड़ी? जो हमने परचेज प्राइस दिया वो दिया हमने 10,000, पर केजी कॉस्ट है 50, तो ये 5 लाख रुपीज। ठीक है जी। इंपोर्ट ड्यूटी दे दी हमने 10% की, एट द रेट ऑफ 10%, तो मैंने ये कितने दे दी? 50,000। ये भी कॉस्ट में जाएगा, वापस देने की कोई बात नहीं करी। मैंने कैरेज फ्रेट दिया, मैंने फ्रेट दिया इनवर्ड्स, अगर आउटवर्ड्स दिया तो वो ऐड नहीं होता।
हमने इनवर्ड्स स्मॉल को फैक्ट्री में लाने के लिए 20,000 दिया, नॉर्मल ट्रांजिट लॉस 5%, लॉस की बात आ गई, और कोई कॉस्ट की बात नहीं कर रहा ना, ठीक है जी। तो हमारा टोटल कॉस्ट जो आया वो है 5,70,000, ये मेरा कॉस्ट निकल कर आ गया। अब वो कह रहा है कि आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, 9,000 रिसीव हुआ था और कंज्यूम कर लिया 8,000, तो मेरे पास सिर्फ 1,000 ही बचा ना। ये 570 तो पूरे के पूरे कंसाइनमेंट की वैल्यू थी, 10,000 केजी की वैल्यू थी, बट मेरे पास अब 1,000 केजी का स्टॉक बचा है। तो इस केस में मैं कितनी वैल्यू को लेके जाऊं? तो पहली बात, आपको पर केजी की कॉस्ट निकालनी है। पर केजी की कॉस्ट कैसे निकालेंगे? जितने केजी हमारे पास आए हैं उतने से, या जितने नॉर्मली आने चाहिए उतने से, इसको आप डिवाइड करोगे जो नॉर्मल यूनिट्स आपके पास रिसीव होने चाहिए थे। तो नॉर्मल यूनिट्स आपके पास रिसीव होने चाहिए 9,500, 10,000 लेस लेस 5%, 5% जो कि आपका है नॉर्मल लॉस, उसको हटाने के बाद आपके पास 9,500 यूनिट्स आने चाहिए थे। आप इससे इसको अगर डिवाइड करोगे, इससे अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए अराउंड, आंसर आना चाहिए 60 रुपीज पर यूनिट, 60 रुपीज पर यूनिट ये आना चाहिए, 60 रुपीज पर यूनिट आना चाहिए। तो आपको 60 रुपीज पर यूनिट का 1 केजी का स्टॉक पड़ा। अब मेरे पास कितने यूनिट पड़े हैं? मेरे पास 1,000 केजी पड़े हुए हैं, 1,000 केजी, तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी? 1,000 केजी इंटू 60,000 रुपीज मैं अपनी बुक्स पे लिख दूंगा कि 60,000 रुपीज का मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ है। बात समझ में आती है? गुड क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में इतना ही था। इन्वेंट्री की बात करते हैं, मोटी मोटी बात इंपॉर्टेंट क्या है, कॉस्ट में क्या आना चाहिए और उसकी वैल्यूएशन कैसे होती है। अब रिवेन्यू रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं। थोड़े से पहले मैं आपको रिवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में बताता हूँ। रिवेन्यू, जो भी आप प्रिंसिपल बिजनेस कर रहे हो, उसके आप कब अपनी बुक्स में रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दोगे, लिख दोगे कि मैंने सेल कर दिया है, उसके बारे में बात करते हैं। प्लस साथ में ये स्टैंडर्ड 3 और बातों के बारे में डिस्कशन करता है। ये स्टैंडर्ड बताता है आपको कि आपको इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम और रॉयल्टीज की इनकम को कैसे रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स के अंदर। आप समझो बात को, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रॉयल्टीज इनकम आपका रेवेन्यू नहीं है, बट ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है कैसे करना है उसको रिकॉर्ड। हम रेवेन्यू की डेफिनेशन में उसको लेके नहीं देंगे इंटरेस्ट को, बट उसको रिकॉर्ड हम AS9 के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड ने हमें बता दिया कि आपको ऐसे रिकॉग्नाइज करना है। हमें कोई टेंशन ही नहीं। आपको किस बात को समझना है कि रेवेन्यू की डेफिनेशन में डिविडेंड्स नहीं आते। अगर आपको डिविडेंड मिलेगा आपका रेवेन्यू हो गया? नहीं, बट डिविडेंड्स को अपनी बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करना है, इसके रिस्पेक्ट में AS9 ने पैराग्राफ में लिख दिया कि आप ऐसे से रिकॉर्ड कर लो। हम बात मान लेंगे, सर हमें पता ही नहीं कैसे रिकॉर्ड करना है, कर रहे हैं अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। X Limited has recognized 10 lakh rupees on accrual basis income from dividend on units of mutual fund of face value 50 lakh। 50 लाख के म्यूचुअल फंड आप एक्स लिमिटेड के पास हैं, उन्होंने पकड़े हुए हैं 50 लाख के क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड। फाइनेंशियल ईयर 21 में 10 लाख की इनकम रिकॉर्ड कर ली है, इनकम रिकॉर्ड कर ली उन्होंने, डिविडेंड्स की इनकम, इनकम किसकी? डिविडेंड्स, डिविडेंड्स की इनकम रिकॉर्ड कर ली 10 लाख रुपीस FY फाइनेंशियल ईयर 2021, 31 मार्च 21 को एंड हो रहा है ना, तो फाइनेंशियल 2021। द डिविडेंड ऑन म्यूचुअल फंड वर डिक्लेयर्ड एट द रेट ऑफ 20%। 50 लाख का 20%, 10 लाख, सही है, बात सही है। ऑन 15 जून 21, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के केस के अंदर आपको वो डेट्स में घुमा सकते हैं। अब यहाँ पे डेट क्या है? 15 जून 21, 15 जून 21 को डिविडेंड्स डिक्लेयर हुए। द डिविडेंड्स वर प्रपोज्ड ऑन 10th अप्रैल 20 में ये प्रपोज किए गए थे 10th अप्रैल 20 को, बट जो डिक्लेयर फाइनल अप्रूवल मिला वो 15 जून 21 को मिला। अब आपसे पूछ रहे क्या ट्रीटमेंट सही करा? 2021 में इनकम को रिकॉर्ड करके 15 जून 21, जिस दिन सर्टेनिटी होती है आपको डिविडेंड मिलने की, आपके पास राइट मिल जाता है कि हाँ भी आपको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, तो वो डिक्लेरेशन की डेट होती है, अप्रूवल की डेट होती है। जिस दिन शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं उस दिन एक सर्टेनिटी होता है कि हाँ आपको पैसे मिलने वाले हैं, डिविडेंड मिलने वाला है। तो डिविडेंड के केस के अंदर जब डिक्लेयर होता है, हम उस दिन पे अपने इनकम को रिकॉर्ड करते हैं।
तो इस केस के अंदर डेट के हिसाब से 15 जून, 15 जून ऐसा क्वेश्चन आएगा, डेट लिख लेना। 2021 फाइनेंशियल ईयर 21-22 का पार्ट है, ना कि 2021। प्रपोज वाली डेट नहीं देखते, जिस दिन डिक्लेयर हुआ है उस दिन की हम डेट को देख के उस फाइनेंशियल ईयर में इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। तो 15 जून 21 फाइनेंशियल ईयर 21-22 का पार्ट है, इसलिए इसकी इनकम रिकॉर्ड होनी चाहिए फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। लॉजिक समझ में आता है? ठीक है जी। हमें सर्टेनिटी तभी हुई जब वो अप्रूव होगा एक पर्टिकुलर डिविडेंड, तभी तो मेरे को मिलने का राइट मिलेगा। जिस दिन राइट मिलता है आपको, उसी दिन आप इनकम को रिकॉर्ड करोगे। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में रिकॉर्ड होगा। इस डेट को आप अपनी बुक्स में डिविडेंड की इनकम को रिकॉर्ड कर सकते हो, 15 जून 21। लॉजिक समझ में आता है? क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आपने सामान बेचा 1,18,000 का, इसके अंदर जीएसटी लगा हुआ है 18,000 का। रिस्क एंड रिवॉर्ड रिलेटेड टू गुड्स फॉर ट्रांसफर टू कस्टमर ऑन 1 Jan 21। मैंने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिया, आपके गुड्स पड़े हैं, ले जाओ ले जाओ, आपके गुड्स बेच दिए मैंने। ऑन 1 February 21 कस्टमर रिफ्यूज टू मेक पेमेंट। एक महीने बाद मैं फोन मिला रू, पैसे दे दो, कह रहा मैं पैसे नहीं दे रहा, जो करना कर लो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड। अब इस केस के अंदर क्या आप रेवेन्यू जीरो रिकॉग्नाइज करोगे? रेवेन्यू जीरो रिकॉग्नाइज करोगे? नहीं, आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लोगे 1 जनवरी को ही। 1 जनवरी 21 को आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लोगे 1,18,000 का या 1 लाख। आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे 1 लाख का। 18,000 तो गवर्नमेंट के हैं, उसको आप रिकॉर्ड करोगे जीएसटी पेबल, आपकी लाइबिलिटी है, वो जीएसटी आप गवर्नमेंट को दे दोगे। आपका रेवेन्यू सिर्फ 1 लाख का होगा। आपकी बुक्स में सेल्स सेल्स 1 लाख की ही आएगी, 1,18,000 की नहीं आएगी, 1 लाख की आएगी। दूसरी लेग ऑफ ट्रांजेक्शन है, अगर कोई पेमेंट नहीं करता तो उसको हम बैड डेट्स रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद जैसे ही मैंने क्या कहते हैं रेवेन्यू बुक किया, उसके बाद मैं बैड डेट लिख दूंगा। यार ये बंदा मेरे को है ना, ये बंदा मेरे को पैसे नहीं दे रहा। तो एक साइड पे मैंने इनकम सेल्स रिकॉर्ड करी 1 लाख, क्योंकि सेल हो गई थी, वो सामान ले गया था, उसने ओके कर दिया था, वो तो बाद में उसने मना कर दिया कि मैं पेमेंट नहीं कर रहा। और डेबिट साइड पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस के में लिख दूंगा, एक्सपेंसेस में लिख दूंगा मैं कि मेरे को बैड डेट हो गए 1 लाख रुपीज के। गवर्नमेंट इस बंदे का पैन मांग देती है, जिसने भी बैड डेट किया ना उसके बारे में बताओ किसने आपको पैसे नहीं दिए। ठीक है जी, आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, हो गया जी। यही मतलब है कि रेवेन्यू आपको रिकॉग्नाइज करना है। सेकंड लेग ऑफ ट्रांजेक्शन इज कि अगर बैड डेट हुआ या नहीं हुआ, पैसे देना ना देना उससे रेवेन्यू की बुकिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको कंसिडरेशन पता होनी चाहिए, कितने का बुक हुआ, कितने का रेवेन्यू हुआ, कितने पे बात डन हुई, वो कंसिडरेशन पता होना जरूरी है, तभी आप रेवेन्यू बुक कर सकते हो। आपने सामान भेज दिया, अरे अरे देख लेंगे, डिसाइड कर लेंगे कितने का है, अरे अरे देख लेंगे। 4-5 बार बंदे का फोन आ गया, कितने रुपए का है सामान, अरे देख लेंगे देख लेंगे। जब तक वो देख लेंगे कंप्लीट नहीं होता, जब तक आप एग्जैक्ट अमाउंट बता नहीं देते और वो ओके नहीं कर देता, तब तक आप रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ओके। Eighth question. X Limited is engaged in manufacturing and selling of designer furniture. It sells goods on credit, extended credit. ठीक है जी, डिजाइनर फर्नीचर भी बिकते हैं। एक्स लिमिटेड सोल्ड फर्नीचर ऑफ 40 लाख रुपीज टू अ कस्टमर। एक कस्टमर 40 लाख का क्या कहते हैं फर्नीचर लेके चला गया 31 December 21 को। द पेमेंट अगेन विच वॉज रिसीवेबल आफ्टर 12 मंथ्स। 12 महीने बाद पेमेंट करना विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम। ओहो, इतना महंगा फर्नीचर और इंटरेस्ट भी। How will X Limited recognize revenue for the above transaction in financial year 21-22? Good question। अब समझते हैं आपका रेवेन्यू कितने का, आपकी सेल्स कितने की है। आपकी सेल्स तो 40 लाख की ही है। 2021 में आपने सेल्स कर दी 40 लाख। आप अपनी बुक्स में सेल्स 40 लाख ही दिखाओगे। बट बात आगे जाती है एक और, जो आपने क्या कहते हैं सामान बेचा, उस पर आप इंटरेस्ट कमाने वाले हो। आपने अपने रिसोर्सेज किसी और को दे दिए, जो कोई और यूज करेगा, उस रिसोर्स से आपको कुछ इनकम हो रही है। आपने एक तरह का 40 लाख का क्रेडिट दे दिया ना, अब वो पार्टी आपको पैसे देगी 1 साल बाद, 40 लाख देगी और साथ में कुछ इंटरेस्ट देगी। तो मैं इंटरेस्ट का पार्टी का रिवेन्यू में ले जाऊं? नहीं, वो इंटरेस्ट के इनकम में आएगा, रिवेन्यू में सिर्फ 40 लाख ही जाएगा। इंटरेस्ट इंटरेस्ट की कैलकुलेशन एंड इंटरेस्ट को कैसे रिकॉर्ड करना है,
वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 ही बताता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 बोलता है कि टाइम के बेसिस पे आपको इंटरेस्ट की इनकम को रिकॉर्ड करना है। इसका क्या मतलब है? 31st मतलब दिसंबर को आपने बेचा, और जनरली जो आपकी बुक्स क्लोज होती है, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 21 22 देख रखा है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे। अब आप जब बुक्स को क्लोज करोगे 31st मार्च 2022 को आप बुक्स क्लोज कर रहे हो ना, अपने बही खाते बंद कर रहे हो, तो आपने इनकम तो क्या कहते हैं 31 दिसंबर 21 में रिकॉर्ड कर ली, मैंने बेच दिया फर्नीचर 40 लाख का, वो 31 दिसंबर 21 की इनकम है, हो गई उस दिन की। अब 31 मार्च 22 को आप बोलोगे मैंने 40 लाख रुपीज पे कुछ इंटरेस्ट कमाया होगा, मैंने 40 लाख रुपीज पे कुछ इंटरेस्ट कमाया होगा, वो इंटरेस्ट मेरा कितना होना चाहिए? वो इंटरेस्ट होगा मेरा 8% के हिसाब से। 40 लाख पे 8%, और मैंने कमाया कितने महीने के लिए? 31 मार्च 22 तक, 3 मंथ के लिए। तो इसका पर मंथ का आपका इंटरेस्ट आएगा, पर मंथ का 26,666 अराउंड, और 3 महीने का आपका इंटरेस्ट, ये पर मंथ का इंटरेस्ट, 3 महीने का आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 80,000। तो आप 31 मार्च 22 को बुक करोगे अपनी इंटरेस्ट इनकम, अक्रूवल इंटरेस्ट मिला नहीं है बट आपको इनकम होगी है, इनकम होगी आपको, तो आपका इंटरेस्ट अक्रूड हो गया, आपको मिलेगा आगे जाके ये। आप लिख दोगे अदर इनकम में इंटरेस्ट इनकम, और असेट दिखाओगे अपना इंटरेस्ट अक्रूड, इंटरेस्ट अक्रूड, हमें मिलने वाला भी इंटरेस्ट। तो कितना अमाउंट आ जाएगा? वो 80,000। ये हमारा होगा इंटरेस्ट की इनकम, इंटरेस्ट की इनकम। दोनों को रिकॉर्ड करने का तरीका AS9 ने ही दिया है। सिर्फ रेवेन्यू के बारे में बात नहीं करता 9, वो और भी बातें करता है, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रॉयल्टीज के बारे में बात करता है। परफेक्ट सर, एक ही बात 10 बार बोल दिया आपने। ओके जी, ओके जी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड, इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, क्वेश्चन आता है काफी बार इससे। ABC Limited gave 50,000 equity shares of ₹10 each in consideration for supply of a certain machinery. हमने मशीन खरीदी और अपने शेयर्स दे दिए, मेरे शेयर्स ले लो। द शेयर्स एक्सचेंज फॉर मशीनरी आर कोटेड ऑन BSE लिस्टेड कंपनी। उसके जो मार्केट में शेयर का प्राइस है वो 15 रुपीज पर शेयर चल रहा है जब हमने मशीनरी खरीदी, एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन। इन द एब्सेंस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी, मशीनरी जो हमने ली हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, नई टाइप की मशीनरी, कोई वैल्यू नहीं, हमने कहा चलो भेज दो, कोई देखा जाएगा। हाउ द वैल्यू ऑफ मशीन वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब मैं उसकी कॉस्ट कितने रिकॉर्ड करूंगा, उस प्लांट की कॉस्ट क्या रिकॉर्ड करूंगा। अगर आपको परचेज प्राइस रिलेटेड कॉस्ट नहीं पता, तो जो भी आपने कंसिडरेशन दिया है वही कॉस्ट है। कंसिडरेशन जनरली हम पैसों में देते हैं, वो पता नहीं, हमने अपने शेयर्स दिए, तो शेयर्स की वैल्यू कितनी है? तो पीपीई की कॉस्ट, पीपीई की कॉस्ट क्या होगी? जो हमने फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप किया है। तो इस केस के अंदर मैंने जो शेयर्स इशू कर दिए, शेयर्स इशू कर दिए, मैंने 50,000 शेयर्स इशू करे, उसकी मार्केट वैल्यू है 15 रुपीज, नॉमिनल वैल्यू नहीं। 15 वैल्यू तो 15 चल रही थी ना, मेरे को मार्केट, अगर उसमें मशीनरी थी तो उसने देख के दिया कि मेरे एक शेयर की वैल्यू 15 रुपीज मार्केट में चल रही है, तो यही एक पर्टिकुलर एसेट की कॉस्ट होगी। तो ये निकल कर आएगा 7.5 लाख रुपीज, 7.5 लाख रुपीज। गुड क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है जी। 10th क्वेश्चन, ABC Limited purchased certain plant and machinery for 40 lakh rupees. 20% of the cost net of GST is the subsidy component to be realized from the state government for establishing industry in a backward district. बात समझो, 40 लाख की आप मशीनरी को लेकर आ गए, उस पर गवर्नमेंट, वहां की स्टेट गवर्नमेंट जहां पे आप मशीनरी लगा के बिजनेस करने वाले हो, उन्होंने बोला 20% हमसे पैसे ले लो, आप जितने की मशीनरी है 20% हम आपको देंगे। अब बात यहाँ पे स्टार्ट होती है, किसका 20%? 20% ऑफ द कॉस्ट, जितने की आपको कॉस्ट पड़ी नेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी हटाने के बाद जितनी आपको कॉस्ट पड़ी उसका 20% गवर्नमेंट आपको देगी। क्योंकि बड़े सारे क्वेश्चन इंग्लिश में ही खेलते हैं, आपके जो क्वेश्चन आते हैं बड़े सारे ना पेपर में पढ़ते हैं। 20% ऑफ द कॉस्ट नेट ऑफ जीएसटी इज द सब्सिडी कंपोनेंट टू बी रियलाइज्ड फ्रॉम अ स्टेट गवर्नमेंट फॉर एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड एरिया। कॉस्ट कितनी है? 40 लाख। अब इस 40 लाख में कह रहा है कि 5 लाख का जीएसटी है, तो मैंने मशीनरी का परचेज प्राइस कितना है? परचेज प्राइस, परचेज प्राइस आपका मशीनरी का कितना है? आपका 40 लाख, और इसके अंदर 5 लाख का जीएसटी का कंपोनेंट है, और इस जीएसटी का इनपुट अवेलेबल है, देखिए लिखा हुआ है
5 लाख अगेंस्ट विच इनपुट क्रेडिट कैन बी क्लेम्ड। जिसके पास जीएसटी जा रहा है गवर्नमेंट के पास, वो भी कह रही है इसका जीएसटी आप वापस ले लेना, इनपुट क्लेम कर लेना, आप बिजनेस बढ़ा रहे हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैंने बोला पहले तो जीएसटी को हटाओ जी, जीएसटी को कॉस्ट में लेके जाएंगे नहीं, वापस मिलेंगे 5 लाख रुपीस। ठीक है, ये लेस करो, ये लेस करो 35 लाख। अब इस कॉस्ट के ऊपर आपको कोई स्टेट गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है आप सब्सिडी ले लो, आप स्टेट गवर्नमेंट कह रही है, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है आप सब्सिडी लो हमसे, सब्सिडी लो, आप सब्सिडी लो एट द रेट ऑफ 20%, एट द रेट ऑफ 20% सब्सिडी लो इस कॉस्ट पे, कॉस्ट नेट ऑफ जीएसटी। अब इसका 20% 7 लाख निकल कर आ गया, जो आपको कॉस्ट पड़ी 28 लाख रुपीस की कॉस्ट पड़ी। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कंप्यूट कंप्यूट द डेप्रिसिएबल अमाउंट, डेप्रिसिएशन नहीं पूछ रहा, किस अमाउंट को आप डेप्रिसिएट करोगे उसके बारे में पूछ रहा है। तो जो आपकी कॉस्ट रहेगी मशीन की, प्लांट की, वही तो डेप्रिसिएबल है। इस 28 लाख को आप डेप्रिसिएट करोगे, जितने भी साल की आपकी मशीनरी की वैल्यू, जितने साल आपकी मशीनरी रहेगी उस साल आप डेप्रिसिएट कर दोगे। कोई भी मेथड हो सकता है डेप्रिसिएशन का, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, या फिर आपको यूजेज के ऊपर है कि कितने यूनिट्स बनेंगे, उस हिसाब से आप उसको खत्म करते रहोगे मशीनरी को। ठीक है जी, बात समझ में आती है। बात को थोड़ा सा और आगे बताते हैं, बढ़ाते हैं। अगर इस केस के अंदर मशीनरी की सैल्वेज वैल्यू दी होती, फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपए सैल्वेज वैल्यू दी होती, तो उस केस के अंदर आपका डेप्रिसिएबल अमाउंट कितना हो जाता, 28 लाख लेस 3 लाख 25 लाख। डेप्रिसिएबल अमाउंट आपका हो जाता कितना, 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख। और अगर बता देता कि आपकी मशीनरी 5 साल की लाइफ है, तो आपका डेप्रिसिएशन कितना हो जाता है, 25 लाख डिवाइड बाय 5, आपका क्या कहते हैं 5 लाख रुपीज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हो जाता। समझ में आती है बात, डेप्रिसिएबल अमाउंट और डेप्रिसिएशन का डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। ऑन अप्रैल 121 एक्स लिमिटेड परचेज 5 लाख वर्थ ऑफ लैंड, लैंड खरीदी है फॉर अ फैक्ट्री साइट, कंपनी डिमोलिश्ड एन ओल्ड बिल्डिंग, उसके ऊपर छोटी मोटी बिल्डिंग खड़ी थी, उसको तोड़ो तोड़ो ऑन द प्रॉपर्टी एंड सोल्ड द मटेरियल। जो भी आपका क्या कहते हैं सामान, जो भी आपका बिल्डिंग तोड़ेगा वो आपको कुछ पैसे देता है, वो सारा का सारा सामान उठा के ले जाता है और आपको पैसे दे देता है। कंपनी incurred additional cost and realized salvage proceeds during the month of March। अब देखते हैं क्या, 5 लाख रुपीस तो मैंने फैक्ट्री के, पहले तो लैंड के पैसे दिए, मैंने ओनरशिप, लीगल फीस दी, लॉयर्स आ गए बीच में भाई ओनरशिप को ट्रांसफर कराने में। तो पहले बात मैं लिख दूं परचेज प्राइस, इसमें क्वेश्चन में मांग क्या रहा है, कंप्यूट द बैलेंस टू बी शोन, लैंड की बैलेंस, लैंड की कॉस्ट के बारे में बात कर रहा है। तो पहले तो मैंने जो परचेज प्राइस दिया उसको लिख देता हूँ, बात नक्की हुई 5 लाख रुपीस में, लीगल फीस दे रहा हूं, ये मैं लैंड खरीदने के लिए दे रहा हूं, उसका पार्ट है, इसके बिना हो नहीं सकती, लैंड की परचेज कंप्लीट नहीं हो सकती। जो मैंने लीगल फीस दी वो भी लैंड की कॉस्ट में ऐड करो जी, ऐड करो जी 25,000। टाइटल गारंटी इंश्योरेंस, भाई ये भी मेरी कॉस्ट है, ये भी मेरी कॉस्ट है, मैंने टाइटल के लिए कुछ पेमेंट करी 10,000 रुपीज। कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग, जो भी थी क्या कहते हैं बिल्डिंग खड़ी थी उस लैंड के ऊपर, मैंने उसको तुड़वाया, मैंने उसको तुड़वाया, वो लैंड की वैल्यू में क्या बिल्डिंग की वैल्यू जो मैंने डिमोलिश करके कराई आएगी ना, मेरे को वो वाली बिल्डिंग थोड़ा चाहिए थी, मेरे को तो लैंड चाहिए थी। तो अगर मैं उसको डिमोलिश करा के लैंड को यूजेबल फॉर्म में लेकर आना है, तो वो वाली कॉस्ट मेरे को इंकर करनी पड़ेगी, 50,000 की कॉस्ट मेरे को इंकर करनी पड़ेगी। तो कॉस्ट ऑफ डेमोलिशन भी मैं ऐड करूंगा, मैंने लैंड के ऊपर जो थोड़ा मोड़ा स्ट्रक्चर बना था उसको तोड़ो, तोड़ो इसको, 50,000 रुपीज उसको तोड़ने के लिए ऊपर एक पॉइंट लिखा हुआ था, जो भी आपने कॉस्ट इंकर करी, जो भी आपने कॉस्ट इंकर करी, इसमें से जो भी सामान निकला उसको बेच के आपने 10,000 रुपीज रियलाइज कर लिए, लिखा हुआ मटेरियल बेच के आपने 10,000 रुपीज रियलाइज कर लिए। इसके अंदर इसमें से हम लेस कर देंगे जो भी हमने पैसे को रियलाइज किया, 10,000 रुपीज हमने रियलाइज कर लिए, जो भी इसकी सैलवेज वैल्यू थी। समझ में आता है, बस यही हमारी लैंड की वैल्यू शो करेंगे हम, कितना आएगा 525, 575, 585, 575 लेस 10,000, 575 मेरी लैंड की वैल्यू मेरी बुक्स के अंदर आएगी। ठीक है जी, अब एक और बात, लैंड की बात है तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एक प्रॉपर्टी वर्ड आता है, प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में आपको नॉलेज है, उसके बारे में डेप्रिसिएशन सब कुछ पढ़ लिया। प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई भी आप लैंड परचेज करो ना तो उसको रिप्रेजेंट करता है। अब
प्रॉपर्टी की डेफिनेशन AS13 में दे रखी है आपके सिलेबस में, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ने दे रखी है, बट उसका ट्रीटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 PPE के अकॉर्डिंग होता है। और उसका ट्रीटमेंट क्या है, आपको हमेशा लैंड को कॉस्ट पे ही कैरी करना है, उसको रिवैल्यू नहीं करना। बस बात खत्म, यही थी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, इतनी बात और कुछ नहीं है। ठीक है जी। 12th क्वेश्चन, कैलकुलेट द इनिशियल कॉस्ट ऑफ PPE परचेज कॉस्ट 50 लाख रुपीज हैविंग लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है जी, परचेज प्राइस 50 लाख दे दी, 10 ईयर्स की लाइफ है। कॉस्ट ऑफ अदर चार्ज, अरे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस 3 बार क्वेश्चन में आ गया, इतना इंपॉर्टेंट है। हाँ, इंस्टॉलेशन, जो भी आपने परचेस, जो भी आपने पीपी खरीदी उसको इंस्टॉल करा अपनी फैक्ट्री में, 10 लाख रुपीज इंस्टॉल करने वाला ले गया, क्या बात है। कॉस्ट इंकर टू टेस्ट रन द मशीनरी, आपने देखा भी मशीनरी ठीक चल रही नहीं चल रही, थोड़ा बहुत बैच बना के देखते हैं, एक छोटा मोटा बैच आपने डमी प्रोडक्ट डाले और बना दिया उसको कि देखते हैं भाई क्या इसका आउटपुट निकल कर आता है। 50,000 का आपने एक बैच रन कर दिया। ओके जी। एडवर्टीजमेंट गिवन इन पेपर टू अनाउंस, प्रिंट मीडिया में आपने एडवर्टाइज किया यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू ल्योर कस्टमर, कस्टमर को बुलाने के लिए आओ जी, आओ जी, आपने एडवर्टीजमेंट कर दी, 11,000 रुपए पेपर में लिखवा दिया कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके काम करते हैं। ठीक है। डी कमीशनिंग कॉस्ट, ये क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है। आपकी मशीनरी को अगर डी कमीशन करना है, आज से 10 साल बाद अगर आप उस मशीनरी को चेंज करते हो, हटाते हो, उसको हटाने के लिए 1 लाख रुपीज लग जाएंगे 10 साल बाद, 10 साल बाद। ठीक है जी। रिस्क फ्री, ये क्या दे रखा है, प्रेजेंट वैल्यू, ये क्या दे रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम कॉस्ट निकालते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम कॉस्ट निकालते हैं। क्वेश्चन का कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट हम कॉस्ट निकालेंगे। हमें इतना पर्चा, परचेज प्राइस तो हमारी कॉस्ट में जाती है, परचेज प्राइस 50 लाख चली गई। लिखो, एक एक लाइन आइटम को देखो, लिखो, समझ में आते नहीं आते। परचेज प्राइस जाता है, जाता है। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस टू ब्रिंग पीपी टू फैक्ट्री, जो भी हमने कॉस्ट इंकर करी है अपनी एस्टेब्लिशमेंट तक लाने के लिए, जो नेसेसरी कॉस्ट है उसको स्टार्ट करने के लिए, एक फैक्ट्री तक लेकर आने के लिए, वो सारी की सारी कॉस्ट इंक्लूड होती है पीपी की कॉस्ट में। ठीक है जी। तो हमने भी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस को ऐड किया, 2.5 लाख रुपीज, भाई बहुत पैसा ले लिया। 2.5 इंस्टॉल करने के, इंस्टॉल के एक्सपेंस, इंस्टॉल के एक्सपेंसेस लग गए हमारे कितने, इंस्टॉलेशन चार्जेस 10 लाख रुपीज। वाओ वाओ। कॉस्ट इंकर टू टेस्ट रन, अब ये टेस्ट रन करना भी नेसेसरी था उस मशीनरी को चेक करने के लिए कि हाँ भाई ठीक है कि नहीं है। वो एक टेस्ट रन करना नेसेसरी था, इंपॉर्टेंट था, इसलिए टेस्ट रन के चार्जेस भी आपकी कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाएंगे। ये टेस्ट रन करने से, ये टेस्ट रन करने से आपका कोई इंटेंट ये नहीं था कि आप सामान बेचोगे इस टेस्ट रन करने के बाद। तो टेस्ट रन के जितने भी चार्जेस हुए, क्या पता आपने किसी प्रोफेशनल को बुलाया हो, क्या पता आपने कोई डमी मटेरियल खरीद कर रखा हो इसका टेस्ट रन करने के लिए, वो सारी की सारी कॉस्ट को आप कैपिटलाइज कर दोगे, मशीनरी की कॉस्ट में लेके जाओगे। आपको चेक करना था मशीनरी चल रही नहीं चल रही। अब टेस्ट रन का जब आपने कॉस्ट इंकर किया, उसके 50,000 रुपीज लगे, अगर उसका कोई आउटपुट निकल कर आता और मार्केट में उसको बेच देते, फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसको 20,000 में बेच देते, तो आप इस एक्सपेंस को नेट कर देते, तब यहाँ पे टेस्ट रन का खर्चा कितना आता, 30,000। ठीक है सर, बात में आती है। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, ये समझ में आता है, ये बेवकूफ वाला खर्चा है, अजीब खर्चा है, ये हमारे मशीनरी से लेना देने वाला कोई खर्चा नहीं है, मशीनरी की कॉस्ट में नहीं ऐड होगी है, तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं आएगी। अब आगे बात डी कमीशनिंग कॉस्ट। आपका पीपीई बोलता है कि जो आपकी कॉस्ट इंकर हो रही है मशीनरी को लेकर आने में, पीपीई को बनाने में, वो सारी की सारी कॉस्ट को आपको अपनी बुक्स में दिखाना है। बट ये अगर आप तोड़ने वाले हो, आगे जाके अगर आपको डी कमीशन करना है, किसी प्रोजेक्ट को डी कमीशन करना है, मशीनरी को डी कमीशन करना है, और गवर्नमेंट का या फिर किसी ना किसी चीज का रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आपको करना है डी कमीशन, कि आपको स्टॉक को, मतलब इस मशीनरी को तोड़ के लैंड को ठीक करना है, ऑयल रिस्क को उठाना, उसके ऊपर खर्चा करना है, गवर्नमेंट के लॉज है, एनवायरमेंट लॉज है, इंटरनेशनल प्रेशर है, कुछ भी है, आप अपनी तरफ से कह रहे हैं मैं डी कमीशन करके जाऊंगा, इस लैंड को उसकी हालत में वापस दे के जाऊंगा, ठीक है, जहां पे जिसमें मैंने फैक्ट्री बना रखी है, तो वो डी कमीशनिंग का खर्चा 1 लाख रुपीज 10 साल के बाद है। अब ये स्टैंडर्ड बोलता है कि उस कॉस्ट को भी आपको अपनी इनिशियल कॉस्ट में रिकॉर्ड करना है। अब बात में आ गई थोड़ा सा फर्क, 1 लाख का खर्चा तो 10 ईयर्स के बाद होने वाला है, आज के दिन पे क्या खर्चा होगा, मैं आज के दिन पे बुक्स में क्या लेके जाऊं, तो इसको बोला जाता है डिस्काउंट करके इसकी आज की वैल्यू लेकर आओ।
1,00,000 रुपीज जो 10 ईयर्स के बाद लगने वाला है उसकी आज की वैल्यू बताओ। उसकी आज की वैल्यू हम डिस्काउंट करके, अगर आपको कंपाउंडिंग पता है तो डिस्काउंटिंग उसका ऑपोजिट है। 1,00,000 रुपीज आज की वैल्यू क्या है, 10 ईयर्स के बाद जो 1,00,000 रुपीज होगा उसकी आज की वैल्यू क्या है, ये हम कैसे निकालते हैं। अगर आज रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 10% मिल रहा है, तो उस हिसाब से बताओ कि जो 1,00,000 रुपीज 10 साल के बाद होगा उसकी आज की वैल्यू क्या है। तो मैं इसको डिस्काउंट करता हूँ, 1,00,000 रुपीज डिवाइड बाय 1.10 की पावर 10, ये 10th ईयर रिप्रेजेंट करता है। 10 ईयर के बाद इसकी वैल्यू, ये आज की वैल्यू निकालता है। अगर मेरे को कोई बोले, अब इसको हम, इसका आंसर निकल कर आएगा, आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखा है। इसका क्या मतलब है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो आपको वैल्यू दे दी 1 डिवाइडेड बाय 1.10 की पावर 10, इसकी वैल्यू है 0.386। आपको क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, नहीं तो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर मिलेगा जिसको यूज करके आप इसकी वैल्यू को इजीली निकाल सकते हो। तो 0.386 निकल कर है 0.386, तो 1,00,000 इंटू 0.386 इज इक्वल टू 38,600। इसका मतलब क्या है कि आज अगर आप 38,600 रुपीज को अलग रख देते हो और उस पर 10% करके पैसा कमाओगे 10 साल के लिए, तो ये 38,600 1,00,000 बन जाएंगे। आपको विश्वास नहीं हो रहा, आप खुद करो। आप 38,600 1.10 की पावर, कंपाउंडिंग कर रहे हैं ना अब हम, इसको कंपाउंड करके देखो, ये फॉर्मूले को सॉल्व करो, आपका आंसर 1,00,000 आएगा, 1,00,000 के अप्रोक्स आएगा। ठीक है, तो ये कहता है भाई डी कमीशनिंग की कोई कॉस्ट है, डी कमीशनिंग की कोई कॉस्ट है, उसकी आज की वैल्यू निकाल के, प्रेजेंट वैल्यू निकाल के, प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आप इनिशियल कॉस्ट स्टार्टिंग में रिकॉग्नाइज करोगे। तो 38,600, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 50 60 63 63 38,600। ओए हो, क्या क्वेश्चन। ये है आपकी इनिशियल कॉस्ट ऑफ पीपीई, यही बुक्स में रिकॉर्ड करोगे आप। गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, 1st April 19, machine costing rupees 53,000 which was purchased. It is estimated that the life of the machinery is 10 years, at the end of which it will be sold for 3,000। दे रखा है भाई, मशीनरी आपकी 53K की है और इसको 3,000 में आप बेच दोगे। समझ में आता है भाई, जो आपकी डेप्रिसिएबल अमाउंट है वो 50K है। मेंटेनेंस चार्जेस पेड ऑन 1st April 20, मेंटेनेंस चार्जेस की बात चल रही है, मेंटेनेंस चार्जेस की बात चल रही है। मशीन को मेंटेन करने का खर्चा 9,500, ठीक है। And some additions were made to the machinery costing rupees 21,000, which increased the life of asset by 2 years। ठीक है, calculate the amount of depreciation to be charged in financial year 1920 and 2021। पहले हम 1920 की बात करते हैं। 1920 में 1st April को मशीनरी खरीदी, मिड ऑफ द ईयर मशीनरी नहीं खरीदी। अगर यही 6 महीने बाद मशीनरी खरीदते तो हमारे डिप्रिसिएशन मंथ के अकॉर्डिंग कम हो जाते ना। तो समझ में आता है फाइनेंशियल ईयर 1st अप्रैल से 31st मार्च तक होता है, तो पूरे 12 महीने यूज होगी मशीनरी। देखते हैं भाई 1920 का कितना डिप्रिसिएशन आना चाहिए। 53K मशीनरी की कॉस्ट है, इसकी सैल्वेज वैल्यू दे रखी है 3K, और ये 10 ईयर्स तक हम यूटिलाइज करेंगे इस कॉस्ट को। तो ये आपका आएगा 5K, 5K आपका डिप्रिसिएशन आ रहा है, ये आप 10 ईयर्स तक रिकग्नाइज करते रहोगे। ठीक है जी, अब आ रही है बात 1st अप्रैल की। तो 1920 के बीच में और कुछ बात नहीं करी हुई, तो हम 1920 में 5K का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। 1920 में और कोई बात नहीं हो रही। 2021 की अब हम बात करेंगे, 2021 की, 2021 की बात करते हैं। 1st April 20 को ही कह रहा है, 1st April 20 को ही कह रहा है कि आपने 9,500 के मेंटेनेंस चार्जेस दे दिए। क्या मैं आपकी मशीनरी की कॉस्ट बढ़ा दूं इससे? नहीं, मेंटेनेंस तो एक रूटीन टास्क है, इससे मेरी कॉस्ट नहीं बढ़ती, हटाओ इसको। एंड अदर सम एडिशंस वर मेड टू मशीनरी। अब मैंने मशीनरी में कुछ एडिशंस कर लिया उसी दिन में, मशीनरी को मैंने कहा मॉडिफाई करो उस मशीनरी को। उस मॉडिफिकेशन के चक्कर में मेरे असेट की वैल्यू बढ़ गई, वो कह रहा है। एक तो आपके असेट की लाइफ बढ़ गई, और क्या कहते हैं, अगर आपके असेट की वर्किंग कैपेसिटी या फिर और भी कुछ चीजें इंक्रीज होती है, आपके जाके आगे जाके जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स आप डिराइव करने वाले उस मशीनरी से वो बढ़ते हैं, तो आपको उस कॉस्ट को कैपिटलाइज करना होता है, मशीन की कॉस्ट में लेके जाना होता है। मशीन की वैल्यू बढ़ गई भाई हमारी, तो हमने ये 21,000 जो खर्चा किया, इसकी वजह से मेरे असेट की लाइफ 2 ईयर से बढ़ गई, तो मैं इसको कैपिटलाइज कर दूंगा। अब मैं 2021 में बैठा हूं, मेरे मशीन की कॉस्ट कितनी है,
तो आपकी मशीन की कॉस्ट रह गई है 45K। 5,000 का डिप्रिसिएशन आप ले चुके ना, तो 45,000 आपकी मशीन की कॉस्ट रह गई, प्लस आपने इस बार एक्सपेंडिचर कितना इंकर किया 21,000। अब आपको इसको डेप्रिसिएट करना है कितने सालों में। ये 3K वाली बात जो थी आपकी, वो आपने टेक केयर कर ली पहले, वापस से नहीं लिखोगे ना सैल्वेज वैल्यू, वो आप टेक केयर कर चुके हो। 45,000 की आपकी वैल्यू अब रह गई मशीन की, प्लस 21,000 का आपने और खर्चा कर दिया। इसको मेरे को डेप्रिसिएट करना है कितने सालों में, 9 ईयर्स में? नहीं, आपके एसेट की वैल्यू 2 ईयर से बढ़ गई, तो आपको डेप्रिशिएट करना है 12 ईयर से। नहीं, 12 ईयर्स में से 1 ईयर का डेप्रिसिएशन तो आप क्लेम कर चुके हो, निकल चुके, एक साल यूज कर चुके हो, तो अब आप करोगे 11 ईयर से इसको डेप्रिसिएट, जो कि निकल कर आएगा 66,000 डिवाइड बाय 11 ईयर्स, 6,000 का डेप्रिसिएशन। पहले साल में आपने, फर्स्ट ईयर में आपका डेप्रिसिएशन था 5,000 और सेकेंड ईयर में आपका डेप्रिसिएशन है 6,000। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ओहो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 पढ़ते हैं जी। फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो आपके कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेवेन्यू रिकॉग्निशन 9 हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पीपीई हो गया। सारी सारी मोटी मोटी बातें हमने पढ़ ली, डेप्रिसिएशन कर लिया, कॉस्ट पढ़ लिया, ठीक है। अब पढ़ते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बात कर रहा है वो। फॉरेन एक्सचेंज से जो फर्क आ रहा है उसको कैसे आप बुक्स में रिकॉर्ड करोगे? Calculate the amount of foreign exchange loss gain for the year 1920 and 2021। 2 साल के बारे में बात कर रहा है। 1920 में आपको कितना लॉस हुआ, 2021 में आपको लॉस या गेन कितना हुआ, पढ़ते हैं। आपने गुड्स परचेज किए, अंडरलाइन कर लो पहले ही। अगर आप परचेज करो तो आपको पेमेंट करनी है। यहाँ पे सेल्स या परचेज में आप घूम जाते हो कि परचेज किए, पैसे देने लेने क्या करना भी समझ में नहीं आ रहा। अगर आपने परचेज किया तो आपको पेमेंट करनी है, ठीक है जी। मेरे को पेमेंट करनी है यूके में, पाउंड में करनी है, 10,000 रुपीज की पेमेंट। मैंने परचेज किया 4 जनवरी, 4 जनवरी को मैं परचेज कर आ गया। सामान भेजो जी, सामान भेजो। तो उस दिन रेट था 78.80। मैं इतने पे ही अपनी परचेजेस को रिकॉर्ड कर दूंगा, 78.80 इंटू आपका 10,000, 10,000 जो भी आपका निकल कर आएगा 7,80,000, 7,80,000, 88,000, ये आपका निकल कर आ गया परचेजेस। अब आपने पेमेंट नहीं करी, यहाँ पे पेमेंट की कोई डिटेल्स दे रखी है, पेमेंट आपने करी है 8 अप्रैल को। आपकी बुक्स क्लोज 31 मार्च को हो जाती है, तभी आपको रेट दे रखा है 31 मार्च 20। यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर, कौन सा ईयर, फाइनेंशियल ईयर 1920। इस दिन में रेट ऑफ एक्सचेंज दे रखा है। हम फाइनेंशियल ईयर 1920 में क्या क्या ट्रांजेक्शन बुक करेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमने 4 अप्रैल को परचेजेस बुक करी, 4 अप्रैल नहीं बेटा 4 जैन, क्या कर रहे हो, 20 को हमने परचेजेस बुक करी 7,88,000 की, जिसके अंदर 78.80 का एक्सचेंज रेट यूज किया गया। अब जब अपनी मैं बुक्स को क्लोज कर रहा हूं, तो मैं बुक्स को क्लोज करूंगा कब, 31 मार्च 2020। इस दिन पे मैं कह रहा हूं मेरे को पेमेंट करनी है 10,000 पाउंड की। कितना रेट है, कितना रेट है कि 79.5 रेट बढ़ गया, मेरे को ज्यादा पैसे देने हैं, मेरे को ज्यादा पैसे देने हैं। पहले मैंने सोचा था 78.8 पे दूंगा, बट अब 79.5 पे देना, मेरे को ज्यादा पैसे देने हैं। मेरे को लॉस हो गया मतलब, हाँ आपको लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 79.50 लेस 78.80, आपको लॉस हो गया 70 पैसे का, 0.70 पैसे का लॉस हो गया। कितने पे, कितने पे लॉस हो गया, 10,000, 10,000, 0.70 इंटू 10,000 पाउंड्स। तो आपको जो टोटल लॉस हुआ वो कितने का हुआ, 7,000, 7,000 रुपीज का आपको लॉस हो गया। 70 नहीं बट 7,000, 7,000 पाउंड का आपको लॉस हो गया। लॉजिक समझ में आता है, इजी पार्ट। अब जब मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ एक्चुअल में, मैं उस दिन का रेट, मैंने एक्चुअल में किस दिन पे खरीद के पेमेंट करी उस दिन की बात करेंगे ना। ये तो मैंने बुक्स क्लोज करा था, मैंने बता दिया कि आज के दिन पे रेट ये चल रहा है, मेरा इतना लॉस या इनकम हुआ है। अभी एक्चुअल में लॉस या इनकम नहीं हुई। जब मैं एक्चुअल में पेमेंट करने गया, मैंने पेमेंट करी 8 अप्रैल को। ओ 8 अप्रैल को मैं पेमेंट करने गया, आओ जी अपनी पेमेंट ले लो। 8 अप्रैल को मैं पेमेंट करने गया। अब यहाँ से फाइनेंशियल ईयर 2021 स्टार्ट हो जाता है।
अप्रैल से लेके आपका मार्च 21 तक, ये फाइनेंशियल ईयर 2021 है। और मैं पेमेंट करने गया, मैं कितनी पेमेंट करूंगा, मैं कितनी पेमेंट करूंगा, 10,000 पाउंड मेरे को देना है। कितने रुपए के मिल रहे हैं? ओहो, आपको अब पाउंड 80 रुपीज का मिल रहा है, महंगा होता जा रहा है। मेरा फिर लॉस हो गया, मेरा फिर लॉस हो गया। अब मैंने पेमेंट एक्चुअल में करी कितनी, वो 10,000 पाउंड मैंने 80 रुपीज के हिसाब से खरीदे। मैंने 8 लाख रुपीज की पेमेंट करी इंडियन रुपी में, जो कन्वर्ट होकर 10,000 पाउंड बनी। उनको 10,000 पाउंड देने पड़े मेरे को। इस केस में इस साल लॉस कितना हुआ आपको? इस साल लॉस हुआ, आपने पहले अपनी बुक्स में 79.50 तक का एक्सपेंस नोट कर लिया था। 31 मार्च को आपने एक्सपेंस नोट कर लिया था 79.5, तो आप मान चुके थे 31 मार्च को। बट अब जब आपने एक्चुअल में पेमेंट करी तो वो 80 हो गया, 80 हो गया। तो आपको लॉस हुआ 50 पैसे का। 50 पैसे का लॉस हुआ कितने पे? 10,000, 10,000 पाउंड। तो आपका जो नेट लॉस इस साल में हुआ 5,000 पाउंड। अब सुनो, आपको टोटल लॉस अगर इस क्वेश्चन में पूछता, तो आपको टोटल लॉस तो हुआ कितना? 12,000 रुपीज का। 80 लेस 78.80, आपको 1.2 रुपीज का लॉस हुआ 10,000 पाउंड के ऊपर 12,000 पाउंड। बट इस क्वेश्चन में आपको इस लॉस को डिवाइड करने को बोला फाइनेंशियल ईयर 1920 में और फाइनेंशियल ईयर 2021 में। 1920 का हम ये वाला रेट, जो क्लोजिंग रेट पे रेट है वही लेंगे ना। उस रेट पे देखा तो यहाँ पर ये लॉस डिवाइड हो गया 7,000 एक साल 1920 में, और 5,000 का लॉस आपका डिवाइड हो गया 2021 में। आपको इसमें कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट ईयर में लॉस हो रहा हो, सेकंड ईयर में भी लॉस हो रहा हो, फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट हो रहा हो, सेकंड ईयर में लॉस हो रहा हो, फर्स्ट ईयर में क्या कहते हैं आपको कुछ ना सेम रेट हो, नेक्स्ट ईयर में आपको प्रॉफिट हो जाए। तो ये कुछ भी हो सकता है, रेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। लॉजिकल बात, इजी बात, डिफिकल्ट क्वेश्चन का सर, डिफिकल्ट क्वेश्चन। On 1st December 21, Infosys provided one consultancy service to one private bank in Europe and charged 1 million euro. 1 million euro दे जाओ जी, हमने आपको कंसल्टेंसी दी है। डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव बाय इन्फो इज प्रोड्यूस बिलो। आपने जो सर्विसेज दी वो 1 दिसंबर को दी, डेट लिखने याद है। टीसीएस के इन्फोसिस के लिए जो सेल्स हुई वो हुई 1 दिसंबर को। अब कुछ एडवांस पेमेंट आ रखी है। 1 नवंबर को आपको उन्होंने 100,000 भेज दिए। फिर 30 अप्रैल को आपको उन्होंने बैलेंस पेमेंट कर दी। ओहो, दो फाइनेंशियल ईयर बीच में आ गए, 3-4 पेमेंट आ गई, एडवांस आ गई, बैलेंस आ गया, उसकी अलग डेटा। क्या करे इसके अंदर? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिवेन्यू एंड एक्सचेंज डिफरेंस। आपसे हर एक चीज पूछ ली। आप रिवेन्यू रिकॉग्नाइज का भी बताओ, कितना रिवेन्यू जाएगा, आपका कितना एक्सचेंज डिफरेंस होगा। पहली बात, आपको जो एडवांस पेमेंट मिली, आपको जो एडवांस, इन चीज के अंदर हम अज्यूम करते हैं जैसे आपको एडवांस पेमेंट मिली, पैसा मिला, आप उसको रुपी में कन्वर्ट करके अपने पास रख लेते हो। आप यूरोज में नहीं रखते, आप रुपी में कन्वर्ट करके अपने पास ले आते हो। ठीक है जी, ये अजम्पशन हर जगह होती है। पहले बात करें रिवेन्यू की। रिवेन्यू, रिवेन्यू आपने सर्विस दिए किस दिन पे? 1 दिसंबर 21, 1 दिसंबर 21। ठीक है जी, हमारा रिवेन्यू 1 दिसंबर 21 को ही बुक होगा। कितने का? 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन यूरोस का, 1 मिलियन यूरोस का। किस रेट पे? जो उस दिन रेट, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, इजी। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, बड़ी सारी डेट दे रखी है, मैंने डेट ऑफ ट्रांजेक्शन देखी 1 दिसंबर 21, 84 इंटू 84, तो मेरा 8 करोड़ 40 लाख, 8 करोड़ 40 लाख रुपीज का मेरे को इन्फोसिस को, मेरे को भाई हो गया, क्या कहते हैं, रिवेन्यू। इन्फोसिस ने अपनी बुक्स में रिवेन्यू नोट कर लिया 8 करोड़ 40 लाख। अब इन्फोसिस कह रही है कुछ पेमेंट मेरे को मिल चुकी है पहले ही एडवांस में, 100,000 यूरोस उसको मिल चुके हैं। 100,000 यूरोस वो इंडिया लेके आ चुकी है। तब क्या रेट था? फर्स्ट क्या कहते हैं नवंबर को रेट था 83। वो 83 रुपीज पे, 83 83 लाख रुपीज का उसको एडवांस पेमेंट मिल चुकी है। तो इसके अंदर जो उसको एक्सचेंज लॉस हो रहा है, 84 पे उसने रेवेन्यू बुक किया, बट उसको एडवांस पेमेंट 83, जब 83 रेट चल रहा था तब उसको मिल गई थी, तो उसको 1 रुपी का लॉस हुआ। उसको 1 रुपी का उसको लॉस हो गया ना, 100,000 यूरोस पे उसको 1 रुपी का लॉस हो गया।
क्योंकि उसको एडवांस में पैसे आ गए थे। तो इस केस में 1 लाख रुपीज आपका लॉस है, लॉस है, लॉस है, जिस दिन आपने रेवेन्यू बुक किया, अगर आप उस दिन ट्रांजेक्शन करते हो। बट आप एंड में जब आप वैल्यूएशन कर रहे हो, अब हम बुक्स को क्लोज कब करेंगे, और कोई डेट दे रखी है, और 30 अप्रैल 22, ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जा रही है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 22-23 में बात करेंगे, 21-22 में बात नहीं कर रहे इसकी। ठीक है, इसके बाद हमारे को क्लोजिंग रेट दे रखा है। क्लोजिंग रेट में क्लोजिंग पेमेंट कितनी बची है, 9 लाख यूरोस। अब मैं 9 लाख यूरोस के ऊपर देख रहा हूँ, मेरे को 9 लाख यूरोस मिलने वाले हैं। 9 लाख यूरोस मेरे को मिलने वाले हैं। कितने रुपए मिलेंगे मेरे को 9 लाख यूरोस पे, कितना बेनिफिट हुआ। मैं सोच के बैठा था मेरे को 84 रुपीज मिलेंगे, 84 रुपीज ट्रांजेक्शन डेट। इस डेट में मैं सोच के बैठा था मेरे को 84 रुपीज मिलेंगे, बट मेरे को 85 रुपीज मिलने वाले हैं। रेट बढ़ गए यूरो के, मैं बेनिफिट में। कभी भी आपका क्या कहते हैं डॉलर बढ़ता है, तो आप न्यूज पढ़ते हो ना कि इन्फोसिस के शेयर प्राइसेस बढ़ गए। वो इसीलिए बढ़ता है क्योंकि इन्फोसिस का सारा धंधा, सारा बिजनेस डॉलर्स में आता है, सारे रिसीवेबल्स उसके डॉलर में होते हैं। जैसे ही डॉलर के रेट ऊपर जाते हैं, वैसे ही इन्फोसिस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। इस केस के अंदर भी हुआ, यूरो के प्राइस बढ़ गए, 1 रुपए से जैसे यूरो बढ़ा, इन्फोसिस की इनकम 1 रुपए से जितने भी रिसीवेबल्स थे, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, उतने से इसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इस केस के अंदर 9 लाख यूरोज रिसीवेबल थे, और 1 रुपए से रेट बढ़ा यूरो का। तो यहाँ पर पहले हम सोच के बैठे थे कि हमें 84 रुपीज मिलेंगे, बट हमें 85 रुपीज मिल रहे हैं। अब हमारा सीधा का सीधा 9 लाख रुपीज का बैठे बैठे बेनिफिट, इन्फोसिस का 9 लाख रुपीज का गेन हो गया एक्सचेंज की वजह से, एक्सचेंज रेट की वजह से गेन हो गया। और पहले आपने एक्सचेंज लॉस बुक कर रखा था 1 लाख रुपीज का। तो फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च, 31 मार्च 21 में आपको जो नेट नेट एक्सचेंज का लॉस या गेन हुआ, वो 8 लाख हुआ। समझ में आई बात, क्वेश्चन बढ़िया है ना। 9 लाख का गेन आपको क्लोजिंग बैलेंस पे हुआ, बट आपको जो एडवांस पेमेंट आई थी उस पर आपको लॉस हुआ, क्या कहते हैं, 1 रुपी का। तो आपका जो नेट नेट फॉरेन एक्सचेंज का लॉस या गेन हुआ, वो आपका 8 लाख का हुआ। लॉजिक समझ में आता है? ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट ईयर की भी बात करेंगे। एक्चुअल में जो पेमेंट रिसीव हुई है, अब हमें पेमेंट मिलने के लिए आई, पेमेंट मिलने के लिए आई हमें 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को मेरे को पेमेंट देने के लिए आए। मेरे को क्या कहता है, यूरोपियन बैंक ने बोला अपनी पेमेंट ले जाओ। 30 अप्रैल 21 में आए होंगे ना, 21 में, 30 ओ 22 में आए, 22 की बात चल रहा है। अरे ये भी 22 है, ये भी 22 है। 30 अप्रैल 22 में आ गया भाई मेरे पास पेमेंट देने के लिए। मेरे को उन्होंने मेरे को पेमेंट दी कितने की, 9 लाख यूरोस। और इस समय रेट क्या था, अब मेरे को पेमेंट करके गए 86 के हिसाब से। अब मैंने रियलाइज करे 86, फिर से मेरे को क्या कहते हैं बेनिफिट हो गया। 9 लाख यूरो के ऊपर 86 लाख, कौन सा रेट, 85 तक मैं ऑलरेडी बुक्स में रिकॉर्ड कर चुका हूं। तो यहाँ पर मैं जो डिफरेंस लिखूंगा वो 85 से लिखूंगा, 84 से नहीं, 85 से, क्योंकि मैं 85 तक रिकॉर्ड कर सकता हूँ अपनी बुक्स के अंदर। तो मेरे को फिर से 9 लाख रुपीज का बेनिफिट हो गया एक्सचेंज गेन, गेन। अगर इस पर्टिकुलर डेट पे आपको एक्सचेंज लॉस हो जाता, मान लो इस केस के अंदर आपको एक्सचेंज लॉस हो जाता, कितने का भी, 8 लाख, 9 लाख, अगर यही लॉस होता, तो क्या आप पिछले साल के लॉस या इनकम से उसको सेट कर सकते थे, सेट ऑफ? नहीं, हर साल का अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं। 31 मार्च को आपने बता दिया कि आपका गेन 8 लाख का है। यही अगर 30 अप्रैल 22 को आपका यहाँ पे 8 लाख या 9 लाख का लॉस भी जाता, तो आप बताते कि मेरा इस साल का लॉस उतना ही है, 9 लाख का है, उसको पिछले साल की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते थे। लॉजिक समझ में आता है? प्योर लॉजिक, प्योर लॉजिक। अलग अलग साल में हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। On 1st January 21, RIL purchased 100 robots in London. रोबोट्स खरीदे भाई लंदन में, to be used to deliver products at home of consumer. कंज्यूमर के घर पे सामान जाएगा, और उन्होंने खर्चा कर दिया इन रोबोट्स के ऊपर 5 लाख pounds. Calculate the value of exchange difference to be recorded in the books of RIL. The PPE are carried at fair value. कह रहा भाई अब रोबोट्स को अपनी बुक्स में एक्सचेंज डिफरेंस बताओ। आप जब भी फॉरेक्स पढ़ते हो,
फॉरेन एक्सचेंज का क्या कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हो, तो उसमें आपको समझ में आना चाहिए कुछ फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम होते हैं, कुछ नॉन मॉनेटरी आइटम होती है। एक अगर आप असेट लेते हो, कोई असेट लेते हो, तो वो नॉन मॉनेटरी आइटम है। मॉनेटरी आइटम क्या है? आपको पता है कि कितना अमाउंट मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके डेटर्स हैं, आपको पैसे देंगे, वो आपको वो $1 लाख देंगे, आपको पता है कि $1 लाख मिलने वाले, एक मॉनेटरी आइटम है। नॉन मॉनेटरी आइटम क्या है? आप सर्टेन नहीं हो कितने पैसे मिलने वाले हैं। अगर आपने एक रोबोट कोई असेट को परचेज कर लिया, तो क्या आप सर्टेन हो आगे जाके कितने पैसे मिलने वाले हैं? नहीं पता हमें कितने पैसे मिलने वाले हैं। ये जब बिकेगा, ये जब कन्वर्ट होगा डेटर्स के अंदर, अगर मैं इसको बेच दूंगा, तब मैं सर्टेन हूँ। मैंने रेट फिक्स कर दिया कि इतने का बिकेगा, तब ये एक मॉनेटरी आइटम बनेगा। लॉजिक समझ में आता है? ठीक है। तो ये एक नॉन मॉनेटरी आइटम है, समझ में आता है। तो इस केस में कह रहा है आप फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस बताओ। इस केस में क्या फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस आएगा? क्या फॉरेन, मैंने 500,000 पाउंड में मैंने खरीदा था, मैं उस पर डिफरेंस निकाल दूं? मैं उस पर डिफरेंस निकाल दूं अपने एसेट के ऊपर? नहीं। आप जो भी पीपीई को रिकॉर्ड करते हो, आप उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे, और जो भी रेट आपको दे रखा है परचेज के दिन का, उसी पे अपनी बुक्स में दिखाओगे। नो एक्सचेंज डिफरेंस, नो एक्सचेंज डिफरेंस, नो एक्सचेंज डिफरेंस, नो एक्सचेंज डिफरेंस। आप अगर कोई असेट्स को परचेज करते हो, उस पे कोई एक्सचेंज का डिफरेंस नहीं आएगा, अनलेस एंड अनटिल आप उसको रीवैल्यू कर दो। रीवैल्यू कर दो, उसकी वैल्यूज में अगर आप ऊपर नीचे के लेके चले जाओ, तब उसमें एक्सचेंज डिफरेंस आ सकता है। नहीं तो आप असेट्स के ऊपर, जो भी आपके असेट्स है, नॉन मॉनेटरी आइटम है, मॉनेटरी आइटम के ऊपर तो आप जो डिफरेंस निकालते हो उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते हो ना। ये सारा का सारा जो ऊपर हमने किया मॉनेटरी आइटम थे। अब इधर नॉन मॉनेटरी आइटम की बात चल रही है, उसको हम अपनी बुक्स में दिखाते हैं। बुक्स में अगर अपने रिलायंस इंडस्ट्रीज में बुक्स में दिखाएंगी, तो वो असेट की वैल्यू कितनी दिखाएंगी? 5 लाख पाउंड इंटू 99 जो भी वैल्यू आएगी वो उतना आईएनआर के अंदर, आईएनआर के अंदर इस वैल्यू पे 4 करोड़ 95 लाख रुपीस पे अपनी बुक्स में दिखाएंगे इस रोबोट्स की वैल्यू। इस रोबो को अपनी बुक्स के अंदर इंडियन ऑपरेशन में दिखाएंगे, मैंने यूके में परचेज कर रखे रोबो 4 करोड़ 95 लाख रुपीस के। नो एक्सचेंज डिफरेंस, कुछ नहीं करेंगे। चाहे पैसे बढ़ जाए, पाउंड बढ़ जाए, कम हो जाए, हम इस रोबोट की वैल्यू 4 करोड़ 95 लाख पे ही दिखाएंगे। ठीक है सर, आप इसकी वैल्यू में चेंज करा के कुछ अलग क्वेश्चन दिखाओ। ठीक है। अब 100 रोबो आपने परचेज कर रखे हैं। इस केस के अंदर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रोबोट की डिमांड, रोबोट की डिमांड कम होगी, मतलब रोबोट की सप्लाई कम होगी और डिमांड बहुत ज्यादा होगी। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रोबोट्स इन इंटरनेशनल मार्केट, द मार्केट वैल्यू ऑफ दीज रोबोट इंक्रीज। इस असेट की वैल्यू बढ़ गई 600 पाउंड, 600,000, 600,000 पाउंड वैल्यू बढ़ गई इस रोबोट की मार्केट के अंदर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। इस केस के अंदर कह रहा है आपने इस असेट को जो आपने खरीदा था उसको रीवैल्यू कराया, रिलायंस इंडस्ट्री ने उसको रीवैल्यू करवाया 1 जनवरी 2022 को। परचेज कब किया था आपने? 1 जनवरी 2021 में। एक साल के बाद आपने उसको रीवैल्यू कराया। वैल्यूएशन कराओ भी, हमारे हमारे एसेट की वैल्यू बढ़िया कम हुई है, तो उस केस के अंदर कह रहे हैं कि क्या इसका ट्रांजेक्शन होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा, और फॉरेन एक्सचेंज का क्या ट्रीटमेंट होगा, असेट का क्या ट्रीटमेंट होगा, असेट की वैल्यू का क्या ट्रीटमेंट होगा, और फॉरेन एक्सचेंज का जो डिफरेंस है उसका क्या करेंगे। चलो जी पढ़ते हैं। जो इनिशियल रिकॉग्निशन होगा फर्स्ट फर्स्ट जन 21, उस दिन तो हमने असेट को रिकॉग्नाइज किया होगा 500,000 पाउंड इंटू 99 रुपीज, 4 करोड़ 95 लाख। बात खत्म। हम इस पे ही दिखाएंगे हमेशा। ठीक है। बट ये साल खत्म हो जाएगा आपका कब? 31 मार्च 22 को। बात खत्म होगी? नहीं। 31 मार्च 22 को खत्म होने से पहले नहीं, पहले 31 मार्च 21 में खत्म होगा ये। 1 जन 21 है ना, तो 31 मार्च 21 को ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा। तो उस समय आप अपनी बुक्स में रोबोट की वैल्यू 4 करोड़ 95 लाख ही दिखाओगे। बात खत्म। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आया। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 2022 में आपने इस रोबोट को रीवैल्यू करके कहा कि इस रोबोट की वैल्यू है 600,000 पाउंड। अब इस केस के अंदर हम वैल्यूएशन के दिन जो रेट चल रहा है उसको यूज करेंगे। वैल्यूएशन के वाले दिन अंडरलाइन कर लो, जो वैल्यूएशन वाला दिन है, जिस दिन वैल्यू हुई, उस दिन को रेट को रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स के अंदर। तो मेरे एक असेट की वैल्यू कितनी बढ़ गई?
500,000 पाउंड से 600,000 पाउंड। तो इसके ऊपर जो मेरा 1 लाख रुपीस वैल्यू बढ़ी, 1 लाख पाउंड वैल्यू बढ़ी इस रोबोट की, इसका 102 से इंटू करके मेरे को 1 करोड़ 2 लाख का जो बेनिफिट हुआ, ये रीवैल्यूएशन रिजर्व्स में जाएगा। मैंने अपने एसेट को फेयर वैल्यू पे लेके जा रहा हूँ। AS10 आपको परमिशन देता है कि आप फेयर वैल्यू पे एसेट को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मैंने अपने एसेट की वैल्यू को बढ़ाया, 1 करोड़ 2 लाख से। जितनी वैल्यू बढ़ी मैं इसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में लेके गया, और जो मैंने खरीद रखा था एसेट को 5 लाख रुपीस के, 5 लाख पाउंड के, उसके ऊपर जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, कितना, वैल्यूएशन वाली डेट है 102 की, मैंने 102 वैल्यूएशन करी 1 जनवरी 22 को, और मैंने खरीदा था 99 रुपीस पे। अब 3 रुपीस बढ़ गए, जो 15 लाख का डिफरेंस आया, ये फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व्स में जाएगा। ये आपका इनकम, एक्सचेंज डिफरेंस या लॉस नहीं है। एक्सचेंज डिफरेंस या लॉस आपका कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। बट ये आपके रिजर्व्स, प्रॉफिट जो रिजर्व्स एंड सरप्लस बनते हैं, आपने असेट की वैल्यू बढ़ाई, इस केस के अंदर, इस पूरे केस के अंदर आपके असेट की वैल्यू कितने से बढ़ गई होगी, 1 करोड़ 17 लाख से आपने असेट की वैल्यू बढ़ाई। एक रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व्स में आपका जाएगा 1 करोड़ 2 लाख ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन। और आपका फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन, आपने ट्रांसलेट करके जो वैल्यू बढ़ी आपके असेट की, एक्सचेंज डिफरेंस लॉस नहीं, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, ये आप क्या कहते हैं, नॉन मॉनेटरी आइटम पे निकालते हो। मॉनेटरी आइटम पे तो आप सीधा एक्सचेंज डिफरेंस निकाला, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल के बात खत्म। आपका जो नॉन मॉनेटरी आइटम है, लैंड होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, उस पर आपका निकालते हो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, उसके अकाउंट पे आपका 15 लाख का रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस आपके इतने से बढ़ गए। कॉरस्पॉन्डिंगली आपका एसेट्स जो आपने जो परचेज कर रखा है रोबो, उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। समझ में आता है? इसके ऊपर क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, कर लिया हमने, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कर लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, ये लास्ट स्टैंडर्ड है आपका जो आपके सिलेबस के अंदर है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अंदर बात करते हैं क्या, ये इन्वेस्टमेंट की बात करता है। इन्वेस्टमेंट में आपको क्लियर होना चाहिए कि एक करंट इन्वेस्टमेंट क्या है और क्या कहते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या है। करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में क्या क्या आएगा और इसको हम वैल्यू कैसे करेंगे, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यही बताता है। ठीक है जी। करंट इन्वेस्टमेंट आपका क्या कहते हैं, जनरली 12 मंथ के लिए होता है, 12 मंथ से ऊपर के आपके सारे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। Your company purchased 10,000 shares at the rate of 50 rupees and paid brokerage of 2%. आपने 10,000 शेयर्स खरीदे, उसके ऊपर ब्रोकरेज दी एंड GST ऑफ 18% ऑन ब्रोकरेज। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपको कितने की इन्वेस्टमेंट पड़ी। पहली बात तो परचेज प्राइस लिखो जी, परचेज प्राइस है 10,000 शेयर्स मैंने खरीदे एट द रेट ऑफ 50, मैं 5 लाख रुपीस देकर आ गया, ये तो मेरी कॉस्ट है ही है। ठीक है, फिर मैंने ब्रोकरेज दी। अब जो भी ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज जो भी है वो मेरी कॉस्ट में ऐड होगी ना, ये परचेज करने के लिए मैंने दी। अगर मैं ब्रोकरेज दूंगा तो मैं परचेज कर पाऊंगा, तो ये नेसेसरी कॉस्ट है जो मैंने इंकर करी, जो मेरे को वापस नहीं मिलने वाली, तो ये मेरी कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। मेरी ब्रोकरेज 2% के हिसाब से 10,000 रुपीज, इसका 2%, 5 लाख का 2% एट द रेट 2%। अब जो ब्रोकरेज वाली कंसर्न थी, उसने जीएसटी चार्ज कर लिया मुझसे कि मेरी ब्रोकरेज की फीस के ऊपर, मेरे को आप 18% दो, 18% दो, जो भी 18% दो, तो वो निकल कर आए 1800 रुपीज। उसने मेरे से 1800 रुपीज और चार्ज कर लिए। इस केस के अंदर कुछ इनपुट की बात नहीं चल रही, इनपुट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम मान के चलेंगे नहीं मिल रहा है इसके ऊपर इनपुट, ये मेरी कॉस्ट का पार्ट बन गया, मैं इन्वेस्टमेंट करके लेकर आया, किसी ने मेरे से ब्रोकरेज पे पैसे ले लिए, टैक्स लगा दिया, वो टैक्स मेरे को वापस नहीं मिलेगा। तो इस केस के अंदर जो मेरे को टोटल कॉस्ट पड़ी, वो पड़ी 5,11,800, 5,11,800 परचेज प्राइस प्लस ब्रोकरेज दी मैंने, और उस ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी भी दिया। अगर आगे बोल देता कि आपको ये इनपुट मिल जाएगा तो कॉस्ट में लेके नहीं जाते, बट जनरली इसके ऊपर आपको इनपुट नहीं मिलता।
तो आपकी कॉस्ट में चला गया 5,11,800। इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। 19 पढ़ते हैं। 1 जुलाई 21 एक्स लिमिटेड परचेज 112% डिबेंचर फॉर प्राइस ऑफ 105। आप परचेज कर आ गए, आप डिबेंचर्स परचेज कर आ गए, 100 डिबेंचर्स आपने परचेज करे, जिसकी अच्छा ये 100 डिबेंचर्स नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, 12% डिबेंचर्स मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, कूपन पेमेंट जो डिबेंचर वाला आपको देगा फॉर अ प्राइस ऑफ 1050। इस प्राइस पे आपने परचेज किया जो जनरली मार्केट का प्राइस होगा जिस पे आपकी डीलिंग हुई। तो मान के चलिए मार्केट प्राइस पे आपने खरीदा होगा, ठीक है, विच इज कम इंटरेस्ट प्राइस। इस प्राइस के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, ठीक है। इंटरेस्ट इज पेड ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च एवरी ईयर। फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज 1000। अब ये फेस वैल्यू देने का क्या मतलब है, जो भी आपका कूपन पेमेंट होती है, जो भी आपका इंटरेस्ट या कूपन पेमेंट होती है, वो हमेशा फेस वैल्यू पे होती है, ठीक है। चलो जब हम पढ़ते हैं इसका एक्विजिशन कॉस्ट हमें बताना है। परचेज प्राइस, परचेज प्राइस हम देखते हैं। हमने 100 डिबेंचर्स खरीदे 1050 पे, तो इस पे मेरी कॉस्ट आ गई 1,05,000, 1,05,000 रुपीज कॉस्ट आ गई। यही कॉस्ट है, यही कॉस्ट है। नहीं, इस केस के अंदर आपको बोला है कि इस कॉस्ट के अंदर कुछ इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। अब पढ़ते हैं क्या। भाई आपने परचेज किया 1 जुलाई 21 को और इंटरेस्ट मिलता है 30 सितंबर को, 31 मार्च को मिलता है, तो और 30 सितंबर को मिलता है। तो आपने 1 जुलाई को परचेज किया, जुलाई को परचेज किया, मतलब जुलाई के दिन तक कितना इंटरेस्ट अक्रू हो चुका होगा। मार्च में इंटरेस्ट मिला 31 मार्च को, तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रू कर चुका होगा इस डिबेंचर के ऊपर, जो कि पेमेंट होगी 30 सितंबर को। तो मतलब 3 महीने का जब मैंने परचेज किया मतलब इंटरेस्ट अक्रू हो चुका था, बाद में मिलेगा, 3 महीने का इंटरेस्ट हो चुका था। तो ये इंटरेस्ट किसका होना चाहिए, जिस जब ये डिबेंचर जब उसके पास था, जिसके पास भी था, ये उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है जी। तो अब बट इस इंटरेस्ट की पेमेंट तो 30 सितंबर को होगी। 30 सितंबर को ये डिबेंचर किसके पास होगा, मेरे पास, मैंने खरीद लिया, पूरा का पूरा इंटरेस्ट मेरे को मिल जाएगा। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि आपने जो भी परचेज प्राइस दी होगी उसको आपने थोड़ा सा ज्यादा दिया होगा, किसको अकाउंट करके, कि जो इंटरेस्ट दूसरी पार्टी का था जो आप आगे जाके लेने वाले हो। 30 सितंबर को पूरा का पूरा इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए 30 सितंबर है वो आपको मिल जाएगा। तो पुरानी पार्टी का आपने कुछ पेमेंट इंटरेस्ट का भी रख लिया, वो आप उनका लेस करो, वो अपनी कॉस्ट में से हटाओ। अब बात समझो, 30 सितंबर को मेरे को इंटरेस्ट की पेमेंट मिलेगी 6 मंथ्स की, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक मेरे को 6 मंथ की पेमेंट। बट क्या 6 मंथ की पेमेंट मेरी है, मेरी इनकम है? मेरी इनकम तो 1 जुलाई के बाद स्टार्ट होगी ना, मेरी इनकम तो उसमें सिर्फ 3 मंथ की होनी चाहिए। चलो जी हम पढ़ते हैं। इस केस के अंदर अगर हम मान के चले तो मेरे को इंटरेस्ट इनकम कितनी हुई, मेरे को 1 लाख की फेस वैल्यू तो 1 लाख है ना, 100 × 1000 फेस वैल्यू दे रखी है, तो 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 30 सितंबर क्या कहते हैं 21 तो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा 1 लाख के ऊपर 12% इंटू 6 मंथ्स, तो आपको 6,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिला। ये इंटरेस्ट को आप डिवाइड करोगे 1 जुलाई तक जब आपने परचेज किया, उससे पहले का क्या इंटरेस्ट है, तो फर्स्ट जुलाई तक जो पेमेंट का इंटरेस्ट जो पेमेंट है इंटरेस्ट की, वो 3,000 रुपीज पुरानी पार्टी की है, और 1 जून के बाद 30 सितंबर तक जो भी इंटरेस्ट हुआ वो आपकी है 3,000 रुपीज की। तो इस पर्टिकुलर परचेज प्राइस में ये वाला इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा 3,000 का, आप इसको लेस कर दोगे। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि आपकी परचेज प्राइस थोड़ी सी कम है, 1,05,000 लेस 3,000। आपने जब अपनी सेल मटेरियलाइज करी थी तो आपने बोला होगा कि आप मेरे से पेमेंट ले लो, जितना आपका इंटरेस्ट अक्रू हुआ आप मेरे से ले लो, बात खत्म करो। तो आपने ज्यादा पेमेंट करी होगी, तो ये 1,05,000 में आपने 3,000 रुपीज का इंटरेस्ट दिया, तो आपका जो डिबेंचर्स पड़े वो 1,02,000, आपकी कॉस्ट 1,02,000 होनी चाहिए। सर अगर हम ऐसा नहीं करते तो कौन सा पहाड़ टूट जाता। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आती कितनी, 1,05,000,
और आपकी इनकम में आता 6000, पूरा का पूरा इंटरेस्ट, जो कि एक गलत रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। आपका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है कि इस इनकम में से जो 3000 की इनकम है वो मेरी नहीं है, वो किसी और पार्टी की, जो मैं पेमेंट करते समय जब मैं परचेज की थी डिबेंचर, मैंने उसको दे दिए थे। तो इस इनकम में आप रिड्यूस करो, आपकी इनकम सिर्फ 3000 ही है, और अपना परचेज प्राइस को आप रिड्यूस करके जो आपने एक्स्ट्रा पेमेंट करी उसको लेस करो। आप अपने बुक्स के अंदर परचेज प्राइस 1,02,000 ही रिकॉर्ड करो। पूरा का पूरा खोल दिया मैंने क्वेश्चन, इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं हो सकता। ठीक है। रिलायंस लिमिटेड इन्वेस्टेड 20 करोड़ रुपीज इन शेयर्स ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इन यूक्रेन, यूक्रेन में इन्वेस्ट कर दिया, हैविंग ऑपरेशंस ओनली इन यूक्रेन, सिर्फ यूक्रेन के अंदर उसके क्या है। ऑन 1st April 21 रशिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन यूक्रेन एंड सम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर डिस्ट्रॉयड इन द शेलिंग। जो भी भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही थी यूक्रेन के अंदर वो सारा सारा तबाह हो गया। रिलायंस के लिए मैंने अभी 20 करोड़ रुपए लगाए, अब मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है। तो आपके इन्वेस्टमेंट, ये आपका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका इन्वेस्टमेंट करंट नेचर का है, नॉन करंट नेचर का है। तो इस केस के अंदर ये आपका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जब भी किसी बड़े प्रोजेक्ट्स में अगर आपको कोई डायरेक्ट लिंक नहीं दे रखा कि आपने क्विक मनी बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करी, या डायरेक्टली आपको बता नहीं रखा कि करंट इन्वेस्टमेंट है, तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से डिसाइड करना है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई क्या कहते हैं प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वो जनरली जनरली लॉन्ग टर्म ही होती है। अगर बाहर जाके किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो जनरली लॉन्ग टर्म होता है, आप क्विक कैश के लिए नहीं करते। क्विक कैश के लिए आप शेयर मार्केट में चले जाते हो, आसपास कोई अगर छोटी मोटी आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप कर लेते हो। बिटकॉइन में आपने इन्वेस्ट कर दिया, वो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकता है। ठीक है। तो अब बोल रहा है कि जैसे ही वॉर हुई वैसे ही आपकी मार्केट्स गिर गई, कह रहे कि जो सारी की सारी आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो सीधा का सीधा 40% डाउन आ गई। तो उस केस के अंदर अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट को कैसे रिकॉर्ड करोगे। जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो आप हमेशा कॉस्ट पे ही दिखाते हो। बट 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 अगर आपका परमानेंट डिक्लाइन है आपकी वैल्यू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, तो आप वैल्यू को रिड्यूस कर देते हो। इस केस के अंदर आपका परमानेंट डिक्लाइन ही माना जाएगा। आपका मतलब वापस से मार्केट उठने में बहुत टाइम लग जाता है। तो 20 करोड़ लेस जो आपका परमानेंट डिक्लाइन है 40%, आप 12 करोड़ रुपीज पे आपके क्या कहते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज उस इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करेगी। आपका ये लॉस हो गया, 8 करोड़ को आप लॉस मानोगे। अपनी बुक्स के अंदर 8 करोड़ का लॉस रिलायंस इंडस्ट्रीज दिखा देगी। बात समझ में आती है। इजी पॉइंट है। करंट इन्वेस्टमेंट होती है, सीधे सीधे हम बता देते हैं यार, करंट इन्वेस्टमेंट तो कुछ होता ही नहीं है। करंट इन्वेस्टमेंट के केस के अंदर जो भी आपका क्या कहते हैं कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट की, या उसकी कैरिंग अमाउंट रिलायजेबल वैल्यू अगर कम हो जाती है, हम कम पे दिखा देंगे। लॉस हो गया हम कम पे दिखा देंगे। सेम अप्रोच AS2 वाली, हम इनकम रिकॉर्ड नहीं कर सकते बट हम उसको कम पे दिखा सकते हैं, कंजर्वेटिव होकर हम चलते हैं। वैल्यूज अगर बढ़ जाएंगी तो हम कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करेंगे इन्वेस्टमेंट को। इस इन्वेस्टमेंट के स्टैंडर्ड के अंदर भी आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट समझ में आना चाहिए। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन, यू मेड अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एट 10 लाख रुपीज ऑन 1st January 19, ऑन 31st March 19 द मार्केट वैल्यू शेयर डिक्रीज। मार्केट वैल्यू गिर गई शेयर्स की, आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दे दिया, करंट इन्वेस्टमेंट है। करंट इन्वेस्टमेंट के केस के अंदर आप इन्वेस्टमेंट्स को कैरी करते हो कॉस्ट या मार्केट प्राइस, जो कैरिंग अमाउंट है नेट रिलायजेबल वैल्यू, उस पर आप कैरी कर लेते हो कि जितना आप उससे रिलाइज कर सकोगे। फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू, आपका फेयर वैल्यू जनरली मार्केट वैल्यू हो सकता है और नेट रिलायजेबल वैल्यू, जो भी आपको क्लियरली क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है जी। वो बताएगा कि इस इन्वेस्टमेंट से आप कितना रियलाइज, अगर आपको जहां पे रिलायजेबल वैल्यू दे दी जाए कि आप इतना रियलाइज कर सकते हो, तो हमेशा वही फेयर वैल्यू होगी। बता दिया क्वेश्चन यार आपको इतना रियलाइज होगा, उससे ज्यादा आपको क्या क्लैरिटी चाहिए। आप इतना ही रियलाइज कर सकते हो क्वेश्चन में, मतलब इस इन्वेस्टमेंट से। यू मेड अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 10 लाख रुपीज, उसकी मार्केट में वैल्यू रहेगी 9 लाख रुपीज, बट आगे दे रखा है आपको कमीशन देना पड़ता है 2% का। मार्केट वैल्यू 9 लाख है, मार्केट वैल्यू 9 लाख है, बट आप रियलाइज कितना कर पाओगे, रिलायजेबल वैल्यू कितनी है 9 लाख लेस 2%, कितना हो गया 8,82,000, 18,000 आ जाएगा नहीं। ठीक है। तो इस केस के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट्स को आप रिकॉर्ड करोगे 8,82,000 पे, आपको लॉस हो गया कितने का 18,000, 18,000 का नहीं 1,18,000 का लॉस हो गया। लॉस, ये इन्वेस्टमेंट के अकाउंट पे आपको लॉस हो गया। गुड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन बट लॉजिकल। आप 2% 10 लाख पे नहीं,
जितना आप बेचने वाले हो, जितने की आपकी वैल्यू रहेगी, उसके ऊपर आपको 2% देना है। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। आपको लॉस हो गया, इन्वेस्टमेंट्स को आप कैरी करोगे 882 पे और आपको लॉस हो गया 1,18,000। यहाँ पे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाले न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट होते हैं। थैंक यू। अब आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा न्यूमेरिकल के ऊपर, जो इकोनॉमिक्स की फैकल्टी लेंगे विनीत सर। हर ऑल्टरनेट डेज में आपके लेक्चर आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय।